नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो जनवरी फरवरी 2023 में हुए हैं। टोटल 76 पारियों में जो इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र के सवाल पूछे गए हैं, सभी 100 सवाल अपन देखेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। एक एक सवाल में 2 से 3 सवाल आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इस टाइप से आपके अर्थशास्त्र में यहाँ पर इस वीडियो से 300 के आसपास सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनका एग्जाम एसएससी जीडी 2024 का, उन सभी कैंडिडेट को एंड तक यदि वीडियो देखेंगे तो एक सवाल आपका पक्का कंफर्म बन जाएगा। जो इकोनॉमिक्स का आपका सेक्शन रहता है वो समझने वाला होता है, रटने वाला जीके नहीं होता। तो अपन बेहतर ढंग से इन सभी 100 क्वेश्चंस को समझेंगे और उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हुए ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं एसएससी जीडी जो जनवरी फरवरी 2023 में एग्जाम हुआ है। टोटल 76 पारियों में पूछे गए सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने। पहला सवाल, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है। तो जीडीपी में आपको पता है अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रमुख सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सभी क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान रहता है। उसी से अर्थव्यवस्था का ढांचा है, पूरा अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो तैयार होता है इन सभी सेक्टर से। अर्थव्यवस्था इनके योगदान से ही बनी है, जीडीपी इनके योगदान से ही बनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, आगे सवाल आएगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा बैंक। बैंक दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है। क्या आता है, कच्चा माल है, जो उत्पादन होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इसमें कृषि आ जाती है प्राइमरी सेक्टर में। कृषि कौन से सेक्टर में आती है, प्राइमरी में। कृषि के साथ वानिकी भी प्राइमरी में आती है। पशुपालन प्राइमरी में, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, उद्योग, जितना भी उद्योग है, विनिर्माण है, वो सभी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और सबसे किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग क्षेत्र का बढ़ना जरूरी है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, तृतीयक में आता है आपका सेवा क्षेत्र, से बोलते हो, क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हो। प्रोडक्ट कम होंगे, सेवा ज़्यादा होगी। बाकी में क्या है, कुछ न कुछ आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या सर्विस मिलेगी। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा रहे हो तो रेलवे का यूज़ करते हो या फिर एरोप्लेन का यूज़ करते हो, आपको एरोप्लेन नहीं मिलती, आपको वो सेवा मिलती है, तो वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। जो भी परिवहन होता है और व्यापार, संचार, कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग भी तृतीयक क्षेत्र में। बैंकिंग में आपको बैंक थोड़ी देगी, जो भी आपकी बैंकिंग करेंगे वो ट्रस्टी सेक्टर में। एजुकेशन, आप पढ़ रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिल रही, शिक्षा मिल रही, तो वो शिक्षा भी तृतीयक क्षेत्र में। स्वास्थ्य तृतीयक क्षेत्र में। बीमा, बैंकिंग, जितने भी प्रोडक्ट नहीं है, सेवाएं दी जाती हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगी। अब योगदान की बात करें, वर्तमान सिनेरियो में इन सभी सेक्टर का कितना फीसदी योगदान है जीडीपी में। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है दोस्तों लगभग 22%, 21.82% योगदान है जीडीपी में। वो है प्राथमिक क्षेत्र का, रॉ मटेरियल का। जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले, उस समय सबसे अधिक योगदान था कृषि जैसे क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का। अभी सबसे कम योगदान हो गया है प्राथमिक क्षेत्र का, जो लगभग 21.82%। द्वितीयक क्षेत्र है वो 24.29 है। और जो टर्शरी सेक्टर है, सबसे अधिक योगदान है दोस्तों, वो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है। इन सभी का कितना है, लगभग 54% योगदान है सेवा क्षेत्र का। तो सबसे अधिक योगदान आपको पूछे तो सेवा क्षेत्र, सबसे कम अभी रह गया है प्राथमिक सेक्टर का योगदान। अगला सवाल यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का। इस सवाल को देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है इस एरा में, जब तक आप मॉक टेस्ट लगाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो, आप पीछे रह जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर टाइम कम मिलता है, समय कम मिलता है, सवाल ज़्यादा होते हैं। तो कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए, स्मार्ट वे के तौर पर आपको प्रैक्टिस के तहत मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक से जुड़कर, जिसमें पास प्रो जैसे फीचर हैं, जिसमें पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिलेगा, पूरा हूबहू प्रीवियस ईयर का पेपर, और मॉक फॉर्म में उसको अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम सा माहौल रहेगा। एग्जाम से पहले आपका अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा। जो कैंडिडेट बहुत एग्जाम दे चुके हैं उतना जैसा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा बिना एग्जाम दिए। मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के इसमें सम्मिलित रहते हैं पास प्रो में। अभी यहाँ पर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। और ये टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 439 रुपये में इस डील को आप ग्रैब कर पाएंगे। ये पास आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है।
यानी आने वाले 6 महीने में यदि आप पास प्रो ले लेते हो, उस केस में सभी 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे जाएंगे। चाहे एसएससी का एग्जाम आए, रेलवे का एग्जाम आए, बैंकिंग का आए, डिफेंस का आए, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम है 700 प्लस, उनके मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आज इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगला सवाल देखो, 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो 12 पंचवर्षीय योजना है ना, रट लेना है कौन सी योजना कब आई है, उस योजना का क्या उद्देश्य था, कितना फीस थी, उनके लक्ष्य था विकास का, और उस योजना का क्या अन्य नाम है, कौन से मॉडल पर वो आधारित है। भाई सवाल आता ही आता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी, अब मैं आपको बता दूं 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल है, वो चली ही नहीं थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल ही चली थी। तो यहाँ पर 5वीं और 6ठी के मध्य के प्लान था, उसे कहा जाता है दोस्तों रोलिंग प्लान कहा जाता है। अब देख लेते हैं इन 12 पंचवर्षीय योजना का क्या टेन्योर है, क्या कौन सा प्लान गैप क्या है। पहली योजना 51 में आई थी, 5 साल चली थी 56 तक, 51 प्लस 5 करेंगे तो 56 तक। सेकंड भी यहाँ पर 56 से कंटिन्यू हुई है, तो 56 प्लस आप 5 करेंगे तो 61 तक, ठीक है। अब तीसरी भी 61 प्लस 5 करेंगे तो 66 तक। तो यहाँ तो 51 से 66 तक तो कंटिन्यू 3 योजना चली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली दूसरी तीसरी पूछे तो आप उनका कार्यकाल बता देंगे, समय कब रहा है। अब तीसरी से चौथी में गैप आ गया। अब तीसरी कंटिन्यू योजना 3 ही चली है, उसके बाद चौथी में प्लान हॉलीडे आ गया। हॉलीडे कितना आया, 66 तक तो ये थी थर्ड प्लान। अब यहाँ पर 66 से 69 लगभग 3 साल के आसपास आपको हॉलीडे देखने को मिला। प्लान हॉलीडे 1966 से 1969, 6 से 6-9 तक हॉलीडे आ गया, ठीक है। उसके बाद 6-9 से ही फिर कंटिन्यू हुई है, 1969 से कंटिन्यू हुई है चौथी प्लान, और वो चली है 1974 तक। यानी यहाँ पर भी एग्जैक्टली 5 साल ऐड हुए। फिर यहाँ पर 1974 से 5वां प्लान एक्टिवेट हुआ, और ये 5वां प्लान चला है दोस्तों केवल 4 साल ही, ठीक है। तो 5वां हुआ ही नहीं, 1978 तक चला। अब 5वें के बाद 3 के बाद 5, 3 + 5, पहले 3 कंटिन्यू, उसके बाद प्लान हॉलीडे 3 साल का। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा 5वां कंटिन्यू, फिर आ गया रोलिंग प्लान। क्या आ गया, रोलिंग प्लान चला 2 साल, 1978 से 1980 रोलिंग प्लान। उसके बाद 6th प्लान यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, 1980 से 5 करेंगे तो 85 तक 6ठा प्लान, और 85 से 90 तक 5 साल 7वां प्लान। अब यहाँ पर देखिए 2 साल चला, फिर 3 साल कंटिन्यू चला, 3 साल चला, फिर 2 साल चौथा 5वां, फिर 2 साल 6ठा 7 2 40 चले। उसके बाद एनुअल प्लान आ गया 7वें के बाद, जो 1990 से 92। यहाँ पर भी आपकी जो रोलिंग प्लान था 1978 से 80, इसी प्रकार 2 साल 90 से 92 एनुअल प्लान आया। फिर 8वां जो उदारीकरण की नीति आई थी, वैश्वीकरण की नीति आई थी, जो LPG थी आपकी वैश्वीकरण की नीति थी, ये 8वें प्लान में आई थी। 1992 से 97 तक चला 5 साल 8वां। फिर 9वां प्लान चला 1997 से 2002 तक 5 साल। फिर 10वां चला 2002 से 2007 तक। 11वां 2007 से 2012, 12वां है आपके 2012 से 2017। तो ये पंचवर्षीय योजना का काल जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे सवाल 2-3 और मिलेंगे इसी SSC GD एग्जाम में। RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। अभी आपने देखा 54% सेवा क्षेत्र था अभी वर्तमान में, लेकिन 1980 के दशक में भारत में जो GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी थी ना, वो दोस्तों 38.6% थी। 1980 में कितनी थी सर्विस सेक्टर की, 38.6%। सेवा क्षेत्र का मतलब तृतीयक क्षेत्र, जिसकी हिस्सेदारी अभी सबसे अधिक है। 1980 के दशक में इसकी थी 38.6%। नेक्स्ट वाला है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में लिया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात भी एक फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में आपका जो फॉर्मूला रहता है नेशनल इनकम का, उसमें घरेलू खपत। आगे इस फॉर्मूले से एक और सवाल आएगा, आपको बता दूं, जो ये राष्ट्रीय आय है, GDP है, GDP, उसके बाद NDP, GNP, ठीक है, NNP, राष्ट्रीय आय, पर्सनल इनकम, औसत आय, इन सभी पर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो डाला हुआ, आप सर्च करना, उनसे सवाल एक बनता ही बनता, वो 1 घंटे का वीडियो सर्च करना, GDP टॉप ट्रेंडिंग GK करके यूट्यूब पे डालना, मिल जाएगा। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बेहतर ढंग से आप उसको समझ पाएंगे। और इसमें यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय आय एग्जैक्टली एक NNP ही होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ही होता है। NNP क्या होता है, NNP का मतलब भारत का नागरिक, चाहे भारत में बिजनेस कर रहा हो, चाहे विदेशों में बिजनेस कर रहा हो, कहीं पर भी निवेश कर रहा हो, नागरिक यदि भारत का है और उस भारत के नागरिक के द्वारा जो भी योगदान होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसकी
वो दौलत कहीं पर भी हो देश विदेश में, तो वो टोटल प्रोडक्शन आएगा आपके राष्ट्रीय एनएनपी में आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। और एनएनपी भी एक मार्केट प्राइस पर होती है, एक आपके फैक्टर कॉस्ट पर होती है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स को माइनस कर देंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे। यानी टैक्स, बिना टैक्स के किसी भी देश के नागरिक द्वारा कहीं पर भी बिजनेस करने पर, उत्पादन होने पर, प्रोडक्शन होने पर, बिना टैक्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है एक साल की अवधि में, वो रहेगा आपके राष्ट्रीय आय। फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को दोस्तों कहा जाता है राष्ट्रीय आय। आगे सवाल आएगा कि राष्ट्रीय आय है किस कॉस्ट पर एनएनपी को कहा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट रहता है वो फैक्टर कॉस्ट पर रहता है। जो नेशनल इनकम है ना, इसमें एनएनपी में आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इनमें क्या करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे और सब्सिडी प्लस कर देंगे, तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट आपकी तरफ से यदि पेमेंट करती है उसको जोड़ देंगे। गवर्नमेंट क्यों करे, उसको ऐड कर दो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई माफी नहीं है, उसको दोबारा जोड़ दो। राष्ट्रीय आय का यहाँ पर सूत्र में आपको पता है शुद्ध निर्यात शामिल रहता है। क्या रहता है, शुद्ध निर्यात। तो निर्यात भी एक कारक है राष्ट्रीय आय में। घरेलू खपत, कंजप्शन हो जाएगी आपकी। उसके बाद सरकारी व्यय, जी का मतलब आगे सवाल आएगा, जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकारी व्यय है। तो राष्ट्रीय आय CGI-NX है, ठीक है, CGI प्लस NX है। जी सरकारी व्यय, आई निवेश व्यय हो जाएगा, NX शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात यानी आयात माइनस निर्यात माइनस आयात हो जाएगा शुद्ध निर्यात। अब एनएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी एक्चुअली जीएनपी होती है। जीएनपी में से यदि मूल्यह्रास माइनस कर देना तो वो एनएनपी मिल जाएगी। मूल्यह्रास माइनस होने पर ही एनएनपी होती है। बाकी जीएनपी है देश के नागरिक द्वारा कहीं पर भी बिजनेस करने पर जो भी प्रोडक्शन होगा, इनकम होगी, वो जीएनपी होगी। उनमें से यदि टूट फूट वगैरह माइनस कर देना, जैसे एक उत्पाद बना है, एक प्रोडक्ट बना है लेकिन उस गड़बड़ी हो गई, वो खराब हो गया, तो उसको माइनस करेंगे उत्पाद को, वो काउंट नहीं करेंगे उत्पादन में, उस यूनिट को ऐड नहीं करेंगे। तो मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो आपको जीएनपी में से एनएनपी मिल जाएगी। आगे सवाल आएगा एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट अपना यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा CGI-NX, तो ये जो सभी रहता है ना राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय में उत्पादन के कारक कौन कौन से, तो उत्पादन के कारक में आप आय कैसे प्राप्त करते हो, किराए पर रेंट पर देते हो तो आय हो जाएगी, मजदूरी करेंगे तो लेबर आपको मिलेगी, ब्याज देते हो तो ब्याज के रुपए मिलेंगे, और आपकी खुद की कंपनी है तो उसका जो लाभ होगा वो भी आपको मिलेगा। ये सभी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड रहते हैं, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक है। यानी यहाँ पर श्रम से मजदूरी मिलती है, ठीक है, किराया वगैरह भूमि से मिल जाएगा, और उद्यमशीलता से क्या मिलता है, लाभ मिलता है, और आपके पास पूंजी है, पूंजी से क्या मिल जाएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय आय की ज्ञात करने की विधियां भी 3 है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। अब राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, क्या नहीं होता है, ये भी काफी बार सवाल एग्जाम में आ जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में मालिक की कब्जे वाले मकानों का आरोपित किराया शामिल है। मालिक से जो मकान किराया लेता है ना, वो राष्ट्रीय आय में ऐड होता है। सब उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आरोपित मूल्य शामिल है। अपने खुद के उपयोग के लिए आप उत्पादन कर रहे हो, वो भी राष्ट्रीय आय में गणना होगी। स्वयं के कब्जे वाले घरों के आरोपित मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया। आप जिस भी घर में रहते हो उसकी क्या वैल्यू है, वो भी राष्ट्रीय आय में। कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन से भुगतान किए गए आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर इसमें शामिल है। राष्ट्रीय आय में आपने इनकम टैक्स पे किया है, कर्मचारी भुगतान कर रहा है, ITR फाइल कर रहा है, तो वो आयकर भी राष्ट्रीय आय में है। राष्ट्रीय आय में पुराने सामानों की बिक्री और खरीद को बाहर रखा गया है। सवाल पूछा जाता है क्या राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं है, तो पुराना सामान, एक बार सामान यूज हो गया, दोबारा आप उसको सेल और बाई कर रहे हो तो वो राष्ट्रीय आय के बाहर है। एक बार उसका प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय का मतलब उसका प्रोडक्शन, उत्पाद एक बार हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय आय में अवैध गतिविधियों से होने वाली आय है। आप कोई अवैध गतिविधि, इलीगल काम कर रहे हो 2 नंबर का, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसमें पुराने शेयर की खरीद पर खर्च को शामिल नहीं किया गया, ये भी शामिल नहीं है। इसमें सभी हस्तांतरण भुगतान पर सरकारी व्यय को बाहर रखा गया है। जो भी डायरेक्ट जो पेमेंट ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण भुगतान होता है, जो सब्सिडी वगैरह है ना, वो हस्तांतरण भुगतान ही है। या फिर किसी को आप गिफ्ट देते हो या फिर कोई दान देते हो, सब्सिडी है, ये सभी हस्तांतरण भुगतान में आते हैं। कोई भी दिया गया दान, गिफ्ट, ये सरकारी व्यय को बाहर रखा गया। हस्तांतरण भुगतान पर सरकारी व्यय से सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पर सरकार रुपये कम करके अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट का देती है, तो वो भी राष्ट्रीय आय के बाहर है। पूंजीगत लाभ और हानि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। पूंजीगत लाभ आपको होता है, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। अपने आपके पास इनकम पड़ा हुआ पैसा, उस पर आपको लाभ हो रहा, तो वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट अपना यहाँ पर बाकी राष्ट्रीय आय में कोई लॉटरी है, गेम्स है, वो पुरस्कार भी शामिल नहीं है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं। जो बजट दस्तावेज हैं, यानी बजट जो पेश होता है, उसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय शामिल होते हैं। कि योजनागत व्यय कौन सा होगा और गैर योजना से अपन व्यय करेंगे। अब गैर योजनागत व्यय में वेतन आ जाएगा,
पेंशन है जो योजनाबद्ध नहीं है, वेतन देना ही देना, इसमें क्या योजना करें, पेंशन है वो देनी ही देनी, ऋण चुकाना ही चुकाना, जो लोन ले रखा है वो तो ले ही रखा है, रख रखाव की लागत। अब योजनागत जैसे आपको प्लानिंग करनी, कोई योजना है, कार्यक्रम है, परियोजना है, वो योजनागत व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है। तो बजट दस्तावेज है ये राजस्व बजट हो जाएगा। दो बजट होते हैं, एक पूंजीगत बजट होता है, पूंजी बजट होता है, एक राजस्व बजट होता है। यहां पर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय की बात हुई तो राजस्व बजट हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय की बात होती है तो वो पूंजीगत बजट, पूंजी बजट हो जाएगा। जैसे पूंजीगत प्राप्तियों का क्या मतलब है, सरकार के पास में क्या है, कोई एसेट पड़ा है सरकार का, सरकार ने कहा कि वो एसेट मैं बेच दूं, ठीक है, उसमें कुछ हिस्सेदारी बेच दूं। सरकार के पास पहले 80% थी, सरकार ने कहा मैं 30% उसमें विनिवेश कर देता हूं, बेच देता हूं, तो उससे उसको धन मिलेगा ना, पूंजी मिलेगी ना, तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो विनिवेश करने पर या फिर सरकार लोन लेकर पूंजी लेती है तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। और टैक्स वगैरह से जो भी प्राप्त होता है, खर्च होता है, वो आपके राजस्व बजट में आ जाएगा। जैसे आयकर से आपको मिल रहा है, कॉर्पोरेट निगम कर हैं, जीएसटी वगैरह है, तो वो सभी कर राजस्व हैं, प्राप्तियां राजस्व और राजस्व व्यय हैं, ये राजस्व बजट में। आगे सवाल आएगा, कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने में के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन कराता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन है ना, वो NSSO करता है, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है, नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, उसके द्वारा भारत में गरीबी का आकलन है वो नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ये हैं, इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना है वो की जाती है। अब यहाँ पर जीडीपी की बात करूँ तो जीडीपी की गणना करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और जो NSSO और CSO है ना, इनका विलय हो गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका गठन हुआ इनके स्थान पर। अब है आपकी NSO, यानी CSO और NSSO है ना, ये 23 मई 2019 को एक आदेश द्वारा NSSO और CSO का विलय होकर ये बन गए हैं NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। अब जीडीपी है ना, जीडीपी में एक मूल्य वर्धित विधि है जिसे आप बोलते हो उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि में क्या है, जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। जो भी वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू एडिशन टोटल जो योग करेंगे उससे भी जीडीपी मिल जाएगी, ये उत्पाद विधि भी कहलाती है। तो मूल्य वर्धित में उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत आती है। मूल्यवर्धित यानी कितना मूल्य ऐड हुआ। जैसे बात करें गेहूं बनाया, ठीक है, किसान ने गेहूं बनाकर गेहूं को बेच दिया, मान लेते हैं 20 रुपये पर केजी, ठीक है। अब वो गेहूं क्या गया, उस गेहूं से क्या बना, मान लेते हैं डबल रोटी, जो से आप ब्रेड बोलते हो, उस गेहूं से ब्रेड बनाई किसी कंपनी ने, उस ब्रेड को कंपनी ने बेच दिया 30 रुपये पर केजी। अब वही गेहूं है, उसी गेहूं से ब्रेड बनी है, फुलाकर उसको ब्रेड बनाया गया है, तो वही प्रोडक्ट तो गेहूं है, लेकिन इसी का मूल्यवर्धन हो गया 10 रुपये, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली उसकी प्राइस क्या है, तो आप कहेंगे उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत। इसमें मध्यवर्ती खपत कितनी है, अब ये 30 रुपये है, 30 रुपये तो टोटल उत्पादन का मूल्य है, इनमें से मध्यवर्ती खपत आप 10 रुपये निकाल देंगे तो 30 रुपये का ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ब्रेड को, इसमें मध्यवर्ती खपत पहले कितनी 20 थी, तो कितना मूल्य बढ़ा 10 रुपये। इस टाइप से मूल्यवर्धित चीज है ना, वो मूल्य में इंक्रीमेंट हुआ है, उसको सभी को मूल्यवर्धित ऐड करेंगे, जो मूल प्रोडक्ट था उनमें से कितना मूल्य बढ़ा है वो जीडीपी की गणना का मूल्यवर्धित विधि हो जाएगी। अब एक वह विधि होती है जो मैंने आपको बता दी है, CIG + X - M। C का मतलब है उपभोग, I यानी निवेश, और G यानी सरकारी खर्च है, X - M यानी निर्यात माइनस आयात। अब जीडीपी होती क्या है, कि देश की राजनीतिक सीमा में, जीडीपी में क्या होता है, किसी देश की बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर, जैसे भारत का नागरिक कोई बाहर काम कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है जीडीपी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक साल के भीतर उत्पादित होने वाली टोटल वस्तु और सेवा। अब वस्तु उत्पादित होती है या फिर जो सर्विस दी जाती है उस देश की बाउंड्री के भीतर एक वर्ष में, उसका टोटल मूल्य, उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवा का कुल मूल्य का योग ही जीडीपी है। अब ये मायने नहीं रखता है जो भी प्रोडक्ट बना उसको बेचा गया या फिर वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो वो जीडीपी में इन्वेंट्री निवेश के रूप में गिना जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बन चुका है चाहे उसे बेचे या न बेचे वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा। अब जीडीपी भी दो प्रकार की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है दोस्तों, तो नॉमिनल का मतलब हो गया करंट रेट पर, वर्तमान में
जो वैल्यू चल रही है उस प्रोडक्ट की। जैसे बात करें, वर्तमान में घी है, मान लेते हैं 500 रुपये किलो, ठीक है। अब घी का प्रोडक्शन हुआ है वो 10 किलो हुआ है, तो जीडीपी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये हो गई। अब ये तो हो गई नॉमिनल जीडीपी, लेकिन यदि घी में मान लेता हूँ 15 साल पहले क्या रेट थी, तो 15 साल पहले मान लेते हैं घी की रेट थी 100 रुपये, और 100 kg घी उस समय क्या रेट में बिका होगा, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये में। तो प्रोडक्ट तो वही है 100 kg, यहाँ पर भी 100 kg, सॉरी यहाँ पर भी 10 kg घी है, पहले भी 10 kg है, तो प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा। तो आप कहेंगे जीडीपी कैसे बढ़ी, पहले भी इतना ही घी बनता था, मतलब इतना ही घी है वो उत्पादित होता था, और अभी भी उतना ही हो रहा, तो क्या ग्रोथ, क्या हुई, ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई। तो आप कहेंगे यहाँ पर मूल्य बढ़ा है, वो बढ़ा है समय के कारण है, अभी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति के कारण हुआ है। लेकिन वास्तविक जीडीपी क्या होगी, अभी वर्तमान में भी देखेगा, वर्तमान में यदि 10 किलो घी बना है, तो देखेंगे कि 2011-12 में एक आधार वर्ष ले लेंगे कि उस वर्ष उस घी की क्या रेट रही होगी, उसी वर्ष पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी की वैल्यू देखी जाएगी कि 2011-12 में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी। ये होगा वास्तविक गणना, उससे तभी पता चलेगा कि कितने यूनिट अभी बढ़े हैं। पहले इतने थे, 2011-12 को बेस ईयर माना कि उस समय जो भी वैल्यू थी ना उस रेट की, तो मुद्रास्फीति को संयोजित करने के लिए वास्तविक जीडीपी पर गणना की जाती है, एक आधार वर्ष के तहत गणना की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति से बचा जा सके, एक्चुअल में देखा जा सके कि प्रोडक्शन यूनिट है वो कितनी बड़ी है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। एनपीएस है, यानी जो नेशनल पेमेंट स्कीम है, ये एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है जो आप रिटायर होते हो, सेवानिवृत्त होते हो, उस केस में आपको जो इनकम मिलती है, रिटायर होने के बाद इनकम मिलती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, जो कि अभी प्रतिस्थापित हो गई है नेशनल पेंशन स्कीम में, जो न्यू पेंशन स्कीम बन चुकी है एक तरीके से। इस वाली में क्या होगा, 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो रिटायरमेंट के बाद हाफ सैलरी मिलती है वो न मिलकर एक मुश्ती दे देंगे ये। तो यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा धन है जीडीपी का, वो इन पेंशन वगैरह में ही खर्च हो रहा है। इसलिए तो ये एनपीएस हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद ग्राहकों को अपने बेहतर भविष्य के लिए दी जाती है, और ये पीएफआरडीए के द्वारा इसका पूरा नियोजन किया जाता है, पूरा कंट्रोल है, विनियमन है। तो पीएफआरडीए का गठन 10 अक्टूबर 2003 को हुआ है, यानी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, कार्य कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप ये स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने या कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। डिमांड को बढ़ानी है तो सरकार वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करेगी और स्थिरीकरण कार्य कहलाएगा, ठीक है। समग्र मांग का स्तर बढ़ाना है या फिर डिमांड को कम करना है तो सरकार का वहाँ जो हस्तक्षेप रहेगा वो स्थिरीकरण का काम करेगा। जैसे डिमांड बहुत कम है तो सरकार डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पहुँचे ताकि जनता प्रोडक्ट खरीद सके। जनता के पास पैसे कम आएंगे, जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो सरकार ब्याज दरों को कम करेगी ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके, उनके पास पैसे आएंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे तो जनता बाजार में चीज़ों को खरीदने जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी ना। और यदि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उस केस में क्या होगा, रेट बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगी। तो फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ब्याज दर बढ़ा देगी ताकि जनता के पास कम पैसा आए तो चीज़ों को कम खरीदें, तो वहाँ पर डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो ये स्थिर करने का कार्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सरकार डिमांड को कम ज़्यादा कर रही है, उसका अपना हस्तक्षेप कर रही है, वो स्थिरीकरण का कार्य हो जाएगा। एक होता है दोस्तों राजकोषीय तटस्थता। जब कोई सरकार प्रयास कर रही हो, खर्च कर रही हो या किसी निर्णय को अपना रही हो या उसका इरादा मितव्ययिता पर कोई शुद्ध प्रभाव न हो। अगला सवाल अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में मैंने कहा मत्स्य आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग तो सेवा का काम है ना। बैंकिंग आपका सेवा यानी
ट्रस्टी सेक्टर में आ जाएगा, ये बात हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? अब यहाँ पर दो बजट था, एक तो योजनागत बजट था, एक गैर योजनागत बजट था। लेकिन सरकारी राजस्व बजट, अब राजस्व बजट में राजस्व आय और प्राप्तियां और व्यय था, राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय था, लेकिन पूंजीगत तो उसमें नहीं था ना, तो पूंजीगत व्यय होगा ही नहीं। राजस्व बजट में पूंजीगत चीज कोई नाम की है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 गलत है। पूंजीगत में क्या हो जाएगा? अब राजस्व व्यय की बात करें, राजस्व बजट है ना, इसमें एक राजस्व व्यय का भी टर्म है, राजस्व व्यय, योजनागत राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय कहाँ किया जाएगा? राजस्व व्यय की श्रेणी में वेतन जो दिए जाएंगे, मजदूरी दी जाएगी, पेंशन है, सब्सिडी है, ब्याज का भुगतान है, वो राजस्व व्यय में आ जाएगा। तो कोई भी प्राप्तियां जो सरकारी संपत्ति को कम करती हैं, सरकार की देनदारी बढ़ाती हैं, वे पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आती है। एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे कि आप सरकार के पास कोई एसेट था सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में था अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर में सरकार के पास पहले हिस्सा था 70%। सरकार ने कहा भाई मेरे को पैसे चाहिए, पूंजी चाहिए, तो उसने कुछ बेचा, इसे आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हो, विनिवेश बोलते हो। विनिवेश से सरकार को मिलेगा ना कुछ न कुछ। या फिर देनदारी सरकार की बढ़ा रही है, सरकार कुछ ऐसा एक स्कीम लेके आई जो जनता को लाभ पहुंचा रही है, वो स्कीम। या फिर सरकार काफ़ी बार ऐसी मशीनरी वगैरह लेके आती है जिसपे खर्चा कुछ न कुछ लगता है, देनदारी बढ़ती है उसको मेंटेन करने के लिए, तो देनदारी बढ़ा देगी, संपत्ति को कम करती है। आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया, तो सरकारी संपत्ति तो कम हुई ना, तो ये सभी पूंजीगत में आ जाएगा। आपको पूछा है राजस्व का, तो ये राजस्व का अलग है, पूंजीगत अलग है। भारत में ये देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो ऐसा उद्योग कौन सा है जो बिल्कुल आत्मनिर्भर माना गया है? तो वो वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना गया है, ऐसा मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक यहाँ एकदम पूर्ण आत्मनिर्भर वाला प्रोडक्ट। ये देश का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो इस श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। तो वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना गया क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया गया है। वस्त्र उद्योग की विशेषता की बात करें तो वस्त्र उद्योग है औद्योगिक उत्पादन में 14% वस्त्र उद्योग का योगदान है। जितना भी औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें 14% वस्त्र उद्योग है। ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, वस्त्र उद्योग से बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है, 35 लाख लोगों को। कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग। इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वस्त्र उद्योग से लगभग 25% के आसपास विदेशी मुद्रा मिलती है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है वो 4% है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सभी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखते हैं। तो पहली का उद्देश्य है दोस्तों कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है, दूसरी उद्योग पर आधारित है। तो आर्थिक विकास कृषि को माना गया आधार यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सेकंड है औद्योगिकीकरण, ठीक है, उद्योगों का विकास करना। थर्ड है कृषि विकास और वृद्धि। चौथी है विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। विकास के साथ आपको स्थिरता भी चाहिए, ऐसा नहीं एक साल विकास हो गया दूसरे साल वही वापस स्थिति है, वो नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। और स्वयं बनाए आत्मनिर्भरता, वो चौथी में। पांचवी में इन्होंने गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ध्यान दिया, वो पांचवी में दिया, ठीक है, 5 में दिया गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ध्यान। छठी पर आर्थिक मुक्ति। सातवीं पर इन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, ठीक है, प्रौद्योगिकी के उपयोग से उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना, टेक्नोलॉजी से किस प्रकार उद्योग को बढ़ाया जाए। आठवीं में उद्योगों का आधुनिकीकरण किया इन्होंने। 9वें में गरीबी उन्मूलन पर दोबारा ध्यान दिया 5वीं के बाद। 10वीं 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट है। 10वीं में है समावेशी विकास और समान विकास। 11वीं में है तेजी से और अधिक समावेशी विकास। और 12वीं में है तेज अधिक समावेशी के साथ में सतत विकास। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। अब स्थिरता का भाई चौथी में आई ना, स्थिरता चौथी में क्या था, मैंने कहा विकास के साथ स्थिरता भी लाना, विकास वापस न लुढ़क जाए, तो वो स्थिरता आई है चौथी में, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास है, वो चौथी में। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना, इसका फॉर्मूला पूछा, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए क्या फॉर्मूला है, तो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, तो वो देखेगा राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देंगे ना, कुल जनसंख्या का, टोटल राष्ट्रीय को आय और उसमें कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो एक व्यक्ति की आय मिल जाएगी ना, तो जनसंख्या का यहाँ पर भाग देना है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, कुल राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर
अब देखिए कुल राष्ट्रीय आय कितनी होती है, तो आप कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट ही एक तरीके से राष्ट्रीय आय है। एनएनपी को जब फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करेंगे ना तो वो राष्ट्रीय आय है, उसमें यदि आप जनसंख्या का भाग देंगे तभी आ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को बताती है। 2020-21 अनुसार गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,45,679 रुपये है वार्षिक। अब आय की बात हो रही तो दो और इंपॉर्टेंट इनकम से सवाल आते हैं। एक है व्यय योग्य आय, जिसे आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हो। व्यय योग्य, जो खर्च कर सके, वो आय कौन सी होगी, जिसे आप खर्च कर सके, जिसे आप डिस्पोज कर सके, ऐसी आय रहेगी जो आपके पास बची हुई रहेगी। यानी टैक्स निकालने के बाद जो आपके पास आय रहेगी, व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद आपने डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स होगी ना, वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उनको पे किया, उसके बाद उनके पास जो भी इनकम बचेगी ना, जिसे आप डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे, जो टोटल पर्सनल इनकम है, उनमें से टैक्स माइनस करने पर आपके पास व्यय योग्य आय आती है। एक दोस्तों पर्सनल इनकम रहती है, टोटल आपने ग्रॉस कितना इनकम कमाया है वो पर्सनल इनकम है। प्रत्यक्ष करों से पहले, टैक्स देने से पहले किसी देश के मौजूद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा कुल आय व्यक्तिगत आय में आ जाएगी। भारत में किसी लघु उद्योग को के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। लघु उद्योग कहाँ से डिफाइन होता है कि आप अधिकतम कितना निवेश कर सकते हो, आपको कितनी अनुमति है, निवेश पर डिफाइन है। जैसे कि यहाँ पर 1950 में एक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई वह थी जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का निवेश होता था। 1950 का एक पहले सवाल आया था, इसको फैक्ट को इंक्लूड कर दिया। 1950 में यदि अधिकतम 5 लाख रुपए तक आप निवेश करके कोई व्यापार कर रहे हो तो वो आपकी औद्योगिक इकाई है ना, तो वो लघु स्तरीय रहेगी, ठीक है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, करवे समिति का गठन हुआ था। अब यहाँ पर 3 टाइप के प्रमुख उद्योग आते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इसमें क्या अभी लिमिट है, सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा में आप देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो वो सूक्ष्म उद्योग यानी सबसे छोटा सूक्ष्म है। अब 1 करोड़ रुपए के निवेश से, अब ऐसा ये तो निवेश आप कर रहे हो, उससे कुछ आपको जनरेट भी करना है, तो 5 करोड़ रुपए का यदि आप टर्नओवर कर देते हो उस निवेश के बाद, 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक सूक्ष्म विनिर्माण में आएगा। यानी 1 करोड़ का निवेश कह दो या 5 करोड़ का टर्नओवर कह दो, वो सूक्ष्म निवेश में आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी लघु इकाई होगी 10 करोड़ का, अब 10 गुना कर दिया इसने, 10 करोड़ रुपए का यदि निवेश होता तो वो लघु इकाई है, या फिर 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर। मध्यम उपक्रम कौन सा होगा, जिसमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। यानी यहाँ पर बात हो रही है सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर वाला कौन सा उद्योग है, पब्लिक सेक्टर का है जहाँ पर एक समाज के सभी लोगों को फायदा होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित हैं। जैसे रेलवे परिवहन, रेलवे सभी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के। परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा से सभी को लाभ होता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इसके लिए लाइसेंस जारी करने की जरूरत नहीं रहती है, इस सभी के लिए कोई लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कौन से उद्योग है जहाँ पर लाइसेंस जरूरी है, तो लाइसेंस वाले ऐसे 5 उद्योग हैं जहाँ पर लाइसेंसिंग की आवश्यकता है, तो वो 5 उद्योग जहाँ पर अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत है। जैसे आपको शराब बनानी है तो आप ऐसे ही थोड़ी बना देंगे बिना लाइसेंस के, तो मादक पेय का आश्रय और शराब बनाना, मादक पेय के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, शराब के लिए। तंबाकू, सिगरेट जैसे विकल्प हैं, सिगार हैं, इनके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और रक्षा उपकरण, आपको कोई रक्षा उपकरण बनाना है, यानी आर्मी वगैरह के लिए कुछ उपकरण बनाना है, या फिर अंतरिक्ष में काम करने के लिए कोई उपग्रह भेजने के लिए बनाना है, तो वहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता है। विस्फोटक पदार्थ आपको बनाना है, जैसे पटाखे वगैरह बनाना है, या फिर और भी काफ़ी विस्फोटक चीज़ें होती हैं, वो सभी लाइसेंस के अंतर्गत हैं। सुरक्षा फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेलुलोज, माचिस भी एक उद्योग में आएगी जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता, वहाँ पर भी विस्फोटक की जरूरत रहती है। और लाइसेंस के लिए 5वां है खतरनाक रसायन। अब केमिकल बनाना है ना खतरनाक, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उनसे और वित्पित होने वाले प्रोडक्ट हैं, वो आप नहीं बना सकते हो बिना लाइसेंस के। फॉस्जीन और इसके डेरिवेटिव है, आइसोसाइनेट, हाइड्रोकार्बन के डाइआइसोसाइनेट, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये सभी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। दोस्तों उद्योग अधिनियम कौन सा, 1951 का। माल और सेवा कर अधिनियम कब से शुरू हुआ, माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST की बात हो रही है ना, GST एक्ट 2017 को शुरू हुई है। GST अधिनियम तो 2016 का है, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने GST एक्ट को मंजूरी दे दी थी।
अब यहाँ पर जीएसटी लागू हुई है वो 1 जुलाई 2017 को हुई है और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। अब जीएसटी लागू करने से पहले ऐसा ज़रूरी था, जैसे ही राष्ट्रपति ने लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास हुआ उसके बाद जरूरी था कि 50% राज्य, उस समय 29 राज्य थे ना, 29 में से 15 राज्य उसको बिल को मंजूरी दे। तो मंजूरी देने वाला पहला राज्य जिन्होंने जीएसटी बिल को मंजूरी दी वो असम है। जीएसटी भी दोस्तों सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी आती है। अब प्रत्येक राज्य में भी जीएसटी के अलग से एक्ट पारित हुए। तो राज्य में पहला जीएसटी एक्ट पारित हुआ वो तेलंगाना में हुआ। ठीक है, तेलंगाना में पहला जीएसटी एक्ट पारित हुआ और जो मुख्य जीएसटी बिल है उसको मंजूरी दी है ना वो राज्य असम है। और उस जीएसटी बिल के बाद जो स्टेट जीएसटी एक्ट आया है प्रत्येक राज्य के लिए, उस बिल को सबसे पहले तेलंगाना में मंजूरी मिली है। 4 प्रकार की जीएसटी बता दी। जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब है जिसमें हाईएस्ट 28% है, न्यूनतम 0 है। 5, 12, 18 ये भी जीएसटी के टैक्स स्लैब है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और लास्ट जो कंज्यूमर है उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, तो घनत्व आधारित कर है। जीएसटी के ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन एक्ट है, ध्यान रखना, और 122वां संविधान संशोधन विधेयक। जीएसटी को शामिल करने के लिए आर्टिकल 246 ए को संविधान में जोड़ा गया है। 122वां बिल आया, बिल के बाद एक्ट बनता है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में पारित हो उस समय, तो एक्ट 101वां है, बिल 122वां है। अब जीएसटी को लागू जैसे ही की गई उसमें एक नियम था कि 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति ने बताया कि जीएसटी काउंसिल का गठन हो जो सभी टैक्स वगैरह है, रेट स्लैब वगैरह तय करे। तो जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं जिसमें 2 तो केंद्र के होते हैं और 31 होते हैं वो राज्यों का होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री विशेषकर। और राज्य तो आप कहेंगे 31 है नहीं, तो 28 राज्य और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना जिसमें विधानसभा है, जैसे पुदुचेरी में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में विधानसभा है ना, तो वो वाले भी इंक्लूड है। और यहाँ पर 2 जो केंद्र के हैं ना, एक तो अध्यक्ष है केंद्र के वित्त मंत्री, एक जो वित्त के जो राज्य मंत्री हैं वो सदस्य भी इसमें शामिल है। जीएसटी परिषद जिसका सचिव जो हेड सचिवालय है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी LAF में 2 रेट आती है, एक रेपो रेट आती है, एक रिवर्स रेपो रेट आती है। तो यहाँ पर आपको पूछा है वह कौन सी रेट है जिस पर सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक पर बैंकों से चल निधि को अवशोषित करता है। यानी बात यहाँ पर रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट की हो रही है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट की हो रही है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, यदि आरबीआई है ना, आरबीआई जो कि बैंकों की बैंक है, वो अदर कमर्शियल बैंक को कुछ धन देती है। आरबीआई ने अदर कमर्शियल बैंक से धन लिया है, कुछ पेमेंट लिया है, आरबीआई ने अदर बैंक से पैसा लिया है, उसके बदले आरबीआई ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा की है। अब ऐसे तो पैसे बैंक के देंगी नहीं, कुछ तो प्रूफ चाहिए ना उनको गिरवी, तो उन्होंने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, जैसे सरकारी प्रतिभूति बोलते हो, वो समपार्श्विक के तौर पर लिखी, यानी गिरवी रखी है अदर बैंकों के पास में। और उन बैंकों ने आरबीआई को है, रिजर्व बैंक को है, LAF के तहत है, कुछ धन दिया है, यानी अदर बैंक से आरबीआई ने धन को अवशोषित किया है। किस रेट पर वो धन दिया है, तो वो दिया है रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट एक एग्रीमेंट बनता है, आरबीआई बोलेगी जैसे ही मैंने आपका जो धन लिया है वो वापस दूं तो मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैंने आपको गिरवी चीज़ रखी ना वो मेरे को वापस मिलनी चाहिए। तो ये एक एग्रीमेंट बनता है रिवर्स रेपो रेट का। इसलिए तो रेपो है, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट है रेपो, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस। और रिवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, आरबीआई धन ले तो वो रिवर्स है। और आरबीआई यदि अदर बैंक को धन दे और अदर बैंक आरबीआई के पास जो भी गिरवी चीज़ रखेगी तो वो रेपो रेट के तहत होगा। ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए उधार दिया जाता है, लिया जाता है रिवर्स रेपो रेट में, 1 दिन का काम होता है। एक दोस्तों बैंक रेट भी होती है, रेपो रिवर्स के बाद बैंक रेट होती है। बैंक रेट और रेपो रेट को मैं कुछ हद तक एक समान ही मानना है। यानी बैंक रेट में भी क्या है, अदर जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से धन लेती है, इसके बदले वो कोई भी समपार्श्विक नहीं रखेगी, वो गिरवी चीज़ अदर बैंक आरबीआई के पास न रखे तो वो बैंक रेट पर धन लेती है। अधिकतम 28 दिन तक का लोन वो ले सकती है। उसमें भी लिमिट होती है कि जो भी NDTL रहता है ना, नेट डिपॉजिट, जो बैंकों के पास कुल जमा जितना भी धन है उसका वो कुछ परसेंटेज ही बैंक रेट के तौर पर अदर आरबीआई वगैरह से ले सकती है। तो यहाँ पर ये था आपके रिवर्स रेपो रेट का। और केस रिजर्व रेशियो का आगे सवाल आएगा। केस रिजर्व रेशियो होता है सभी वाणिज्यिक बैंकों को केस के रूप में जितना भी नेट डिपॉजिट और टाइम लाइबिलिटीज़ है
उसका आरबीआई द्वारा फिक्स्ड परसेंटेज है वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। जैसे 4.5% मान लो CRR है, तो 4.5% जैसे जनता ने 100 रुपये जमा किया है ना जिस भी बैंक में, तो आरबीआई वो 4.5 रुपये हैं वो जमा कर देगी, सॉरी अदर्स बैंक जो भी 4% है ना वो आरबीआई के पास जमा करेगी। तो ये फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना ही होता है, जिसे आप कैश रिजर्व रेशियो बोलते हो, ताकि बैंक दिवालिया हो जाए तो आरबीआई के पास कुछ तो रुपए रहे ना उनको देने को। अब एक SLR भी होता है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, जैसे 18% SLR रेट है, तो बैंक है जैसे आपने 100 रुपये जमा किए तो बैंक उन 100 को 100 पूरा तो लोन देगी नहीं, 4.5 जितना भी रुपये CRR है वो आरबीआई के पास जमा कर देगी। अदर जो भी रुपये उनके हैं उनमें भी 18% अपने पास वो रखना ही होगा उनको, पूरा का पूरा वो लोन नहीं दे सकती, जैसे आप SLR बोलते हो। SLR में वो लिक्विड केस रख सकती है, गोल्ड रख सकती है, अदर सिक्योरिटी है वो भी रख सकती है। तो ये सभी हो गया। नेक्स्ट अपना है नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट है, NNP है। NNP होता है GNP, NP तो NP है ना, उसमें से यदि मूल्य ह्रास माइनस कर दे, यानी जो चीज़ में टूट फूट हो गई है उसको हटा दो, GNP में से मूल्य ह्रास घटा दो तो NNP मिल जाएगी। अब ये GNP क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो किसी देश के नागरिक द्वारा कहीं पर भी, चाहे देश में विदेश में, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कुल वैल्यू है वो एक साल में ऐड करेंगे तो वो GNP है। और इस वैल्यू में यदि कुछ टूट फूट वाली वस्तुओं को हटा देंगे, मूल्य ह्रास जो नुकसान हो गया, वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ लेकिन वो खराब हो गई, उसको हटा देंगे तो नेट आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट है, NNP है, नेट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मूल्य ह्रास हटा दिया यानी टूट फूट वाले हटा के अब सही सही चीज़ें हैं ना वो आपके पास मिली है। NNP के तहत वो किसी देश के, भारत के नागरिक ने यदि भारत में विदेश में जहाँ पर भी बिजनेस करके वो प्रोडक्शन किया है। अब यहाँ पर अगला अपन सवाल देखेंगे, ये सभी फैक्ट हो चुके हैं। बाकी GDP और GNP में क्या फ़र्क है, GDP में भी प्रोडक्शन होता है लेकिन GDP में होता है देश की सीमा में, देश की सीमा में, एक देश की बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पादन हुआ है एक साल में, वो होगी GDP। और वो चाहे भारत का नागरिक कर रहा हो विदेश की सीमा में, चाहे विदेशी नागरिक कर रहा हो, भारत की सीमा क्षेत्र में यदि हुआ है प्रोडक्शन, चाहे भारत का हो या फिर अदर कंट्री का हो, वो GDP में है। लेकिन GNP में है भारत का नागरिक कर रहा है, विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक भारत में करे या विदेश में करे, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो GNP हो जाएगा। इतना डिफरेंस है। यानी GDP में से यदि आप क्या माइनस करेंगे, सॉरी GNP कब आएगा, जब GDP में से विदेशी नागरिक, विदेश का नहीं होना चाहिए, सॉरी GNP में तो होना चाहिए विदेश का, तो विदेश वाला भारत का नागरिक जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना उसको ऐड कर दो, और विदेशी नागरिक है जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा GNP। नेक्स्ट अपना है वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं तो उसे स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉय है वो, ठीक है। यानी ऐसे लेबर जो खुद का ही अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना उद्यम चला रहे हो, तो वो स्वनियोजित है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना ही काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक है, बहुत सारी कंपनीज हैं और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है और छूट है, कोई भी फर्म है उस बाजार में आ सकती है या फिर बाजार से बाहर जा सकती है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होगी। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये रख दी है कि सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकती कोई भी कंपनी, यहाँ पर मार्केट में आ जाए अपना प्रोडक्ट लेकर, सेम नहीं होना चाहिए, पहले जो प्रोडक्ट चल रहा है उस मार्केट में वो नहीं होना चाहिए, नया प्रोडक्ट लेकर आना होगा उनको और वो आ सकती है, या फिर कोई कंपनी बाहर भी जा सकती है। तो ओपन कर दिया है, एक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, मोनोपोली। एकाधिकार तो है ही है क्योंकि यहाँ पर वस्तु सजाती नहीं होगी, यानी सेम प्रोडक्ट नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो पहले से जो प्रोडक्ट है तो ऐसी कंपनी नहीं आ सकती है जो पहले से ही कोई दूसरी उसी सामान पर काम कर रही है, तो दूसरी कंपनी इस प्रकार नहीं आएगी, तो वो मोनोपोली, एक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रतिस्पर्धा तो है लेकिन वहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट अलग लाना होगा, ठीक है, और मार्केट में चलाना होगा, और सजाती प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत के संस्थापक पिता हैं एडवर्ड हेस्टिंग्स हैं, जिन्हें एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत के संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। यानी ये चक्रीय निर्धन है, ये क्या है, एक साइकिल बना दिया है इन्होंने, चक्रीय बना दिया है,
कभी कभार तो निर्धनता रेखा के बाहर चले जाते हैं, कभी कभार दोबारा निर्धनता रेखा में आ जाते हैं, तो वो चक्रीय निर्धन है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन निम्न में से कौन सा है? विदेशी व्यापार को कंट्रोल करता है दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। सवाल पूछा जाता है WTO का गठन किस समझौते के तहत 1995 में हुआ है? विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को मार्केश समझौते के हिस्से के रूप में हुआ है। पहले दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले था GATT, 1948 में शुरू हुआ था GATT, यानी GATT का मतलब था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो यहाँ पर टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते की जगह ली है। 1948 में जो GATT था उसके स्थान पर अभी WTO कब आया है? 1995 में मार्केश समझौते के अंतर्गत। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की कौन सी गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है? राष्ट्रीय आय की लेखा है वो आर्थिक गतिविधि, आय लेखा है तो आर्थिक गतिविधि होगी ना, बिल्कुल इजी सवाल। भारत में बेरोजगारी को किसके द्वारा निर्धारित विधियों द्वारा मापा जाता है? बेरोजगारी मैंने बता दिया है, बेरोजगारी NSSO है, बेरोजगारी हो गया, निर्धनता हो गया, ये राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन काम करता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी मैंने 12 पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री थे वो बता दूंगा। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1992 से 97 तक यहाँ पर जो LPG मॉडल आया था ना, उदारीकरण की नीति आई थी। उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि नियमों में छूट दी गई। व्यापार के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह ज़्यादा लगना, रजिस्ट्रेशन कराना, या फिर कोई कंपनी फर्म स्थापित करो तो ये कंडीशन इतना क्षेत्रफल में आपका होना चाहिए, ये सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, इतने आपके सर्वेंट इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम इतना आपको व्यापार टर्नओवर लाने के लिए इतना इन्वेस्ट करना होगा। ये सभी उदारीकरण होता है। जो नियम रहते हैं उनमें यदि ढील दे दे, नियम बिल्कुल बंद कर दे, और विदेशी कंपनियों भी आकर्षित हो गई उस समय 1992 में जब उदारीकरण की नीति आई थी 1991 में। उस समय क्या हुआ था, काफ़ी विदेशी कंपनियों के लिए भारत का मार्केट ओपन हो गया था, टैक्स वगैरह में छूट दी गई थी ताकि अच्छे ढंग से वो इन्वेस्ट कर सके और भारत में विदेशी पैसा आ सके और भारत में ही रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि भारत में यदि इन्वेस्ट करेगी, काम करेगी, तो भारतीय लोगों को रोजगार बढ़ेगा ना। तो उदारीकरण की नीति आई, निजीकरण की नीति आई, वैश्वीकरण की नीति आई, LPG मॉडल है, अच्छा खासा फायदा हुआ, इंडिया को ओपन मार्केट कर दिया विदेशियों के लिए। तो ये 8वें प्लान में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पंचवर्षीय योजना, सभी 12 पंचवर्षीय योजना, उस समय कौन प्रधानमंत्री रहे हैं वो बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी, तीसरी, ये तीनों ही पंचवर्षीय योजना में बिना गैप था, 5-5 वर्ष के अंतराल में होती गई। 1951 से शुरू हुई है। चौथी 5वीं में फिर गैप आ गया 3 साल का। अब जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री। अब चौथी पंचवर्षीय योजना 5वीं में थी इंदिरा गांधी, चौथी 5वीं में इंदिरा गांधी, और इसके बाद भी गैप आया। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त किया गया 5वीं को। 6वीं में फिर इंदिरा गांधी, 7वीं में राजीव गांधी थी। 8वीं में जो पूछा तो PV नरसिम्हा राव। 9वीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं में भी अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह भी रहे। 11वीं 12वीं में मनमोहन सिंह। नेक्स्ट अपना सवाल है, किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास, दूसरी थी उद्योग पर। नेक्स्ट सवाल है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? व्यापार वाणिज्य में विस्तार करना, विदेशी मुद्रा आपको चाहिए तो भारत का प्रोडक्ट विदेशों में बेचना है। आप किसी चीज़ को बेचेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे ना। तो भारत की चीज़ को बेचना है तो आप क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। ठीक है, निर्यात जितना ज़्यादा करेंगे बाहरी देशों में तो बाहरी देश की मुद्रा अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में CRR का क्या मतलब है? तो केस रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता दिया है। जितनी भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ है, यानी जितना भी बैंक के पास धन जमा है, चाहे केस के रूप में हो, गोल्ड वगैरह हो, जो भी हो, FD करा रखी हो, टाइम लायबिलिटीज़ हो, RD करा रखी हो, तो उसका RBI द्वारा फिक्स्ड परसेंटेज जमा करना पड़ेगा RBI के पास। NDTL का, जैसे बैंक के पास 100 करोड़ रुपए, इस 100 करोड़ का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो RBI फिक्स करती है वो RBI के पास जमा होगा, वो केस रिजर्व रेशियो होगा। अब इसका कितना परसेंटेज है? जैसे RBI एक्ट 1949 के तहत केस रिजर्व रेशियो है 3% से 15% के बीच है, वो फिक्स किया गया था पहले शुरुआत में। लेकिन इसमें 2007 में संशोधन किया कि अब केस रिजर्व रेशियो है वो 15% से कम कितना भी हो सकता है। पहले 3% तक था, अभी 0 से 15% तक केस रिजर्व रेशियो कर दिया है। अब यहाँ पर अब ये धन जमा किसके पास हो रहा है? बैंक के, RBI के पास हो रहा है। अदर बैंक हैं वो RBI को धन दे रही है।
अब इसके बदले क्या किसी बैंक को इस पर ब्याज मिलता है? नहीं मिलता है। पहले 2007 तक तो दिया जाता था, लेकिन 2007 के बाद केस रिजर्व रेशियो पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा आरबीआई की तरफ से। और वर्तमान में CRR 4.5% है। ये हो गया, आपको पहले ही बता दिया है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। भारत में किस वर्ष आई थी? तो 1976 में तो पहली जनसंख्या नीति आई थी, दूसरी 2000 में आई। 1976 में भारत ने पहली जनसंख्या नीति अपनाई थी 1976 में। और दूसरी जनसंख्या नीति की बात करें, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वो 2000 में आई थी। भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया। इसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2000 में भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई थी। जो दूसरी जनसंख्या नीति थी उसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बोलते हैं। ये 2000 में अपनाई थी। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता की जो विशेषज्ञ दल गठित किया था उसकी सिफारिश के आधार पर प्रथम 1976 में अपनाई गई थी। जनसंख्या नीति का मतलब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे। 2000 में जो जनसंख्या नीति आई है इसमें है कुछ कंट्रोल के नियम थे, जैसे प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर 30 से कम करना, यानी 1000 यदि जीवित बच्चे होते तो शिशु मृत्यु दर 30 से कम करना। प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 100 से कम करना। अब शिशु का जन्म हो रहा है और मदर की डेथ हो जाए, उसको कम करना, 100 से कम करना। 1 लाख में 100 से कम हो जाए मातृ मृत्यु दर, और 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर 30 से कम हो जाए। और वर्ष 2010 तक 2.1 की शक्ल, अब 2000 में ये नीति आई तो उसमें सबसे पहले लक्ष्य था 2010 तक 2.1 की सकल प्रजनन दर प्राप्त करना। प्रजनन दर का मतलब है एक महिला अपने पूरे औसत जीवन काल में कितने बच्चे जन्म देती है, तो उस जन्म दर को, प्रजनन दर को, फर्टिलिटी रेट को 2.1 से भी कम लाना। और फिर लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या स्थायित्व, स्थिरीकरण। 2045 तक ऐसा है कि जनसंख्या बढ़े ही नहीं, स्थिर हो जाए, ऐसा लक्ष्य है भारत का 2045 तक। और क्या था इसमें कि 80% प्रसव अस्पतालों, नर्सिंग होम्स इत्यादि में संपन्न कराना, यानी घर पर कम से कम प्रसव हो, प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ये प्रसव किया जाए, 80% तक लक्ष्य रखा गया था। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई। मई 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी गठित किया गया है। अब यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ना, UNFPA, इनकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.2% की औसत वृद्धि है, वो हुई है। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है बुनियादी ढांचे के विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा 12th, ये फर्स्ट नहीं 12th प्लान था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बुनियादी ढांचे में और ग्रामीण जनों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड कराई गई, वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात है वो कम हो गया था। आयात क्यों करेंगे? भारत में ही उत्पादित हो गई खाद्य फसलें, गेहूं वगैरह, विशेषकर फोकस किया गया गेहूं पर। अब ज़्यादा चीज़ें भारत में प्रोडक्शन हो गए तो खरीदेंगे क्यों, आयात क्यों करेंगे, बेचेंगे, निर्यात करेंगे, तो आयात कम हो गया हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति है, इससे संबंधित एग्जाम में सवाल आते तो उनके कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। हरित क्रांति की विश्व में शुरुआत दोस्तों 1960 में हुई है, और भारत में हरित क्रांति आई 1965 में। ठीक है, 1965 से 1968 के दशक में भारत में आई, 1960 में शुरू हो गई हरित क्रांति है ना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गॉड ने किया, हरित क्रांति गॉड, विलियम गॉड ने, और नॉर्मन बोरलैग है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? मैक्सिको से हुई, ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व या फिर जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति में क्या आए? हाई हील्ड वेराइटी के बीज आए, उस जो उपज देने वाली किस्म है वो निकल के आई 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नेक्स्ट, हरित क्रांति में मुख्य फसलें जिन्हें लाभ हुआ उसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का है। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में वृद्धि हुई वो गेहूं में हुई। 1967, 68 और 2003-04 के दौरान गेहूं की जो उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को किसके तहत परिभाषित किया जाता है? तो NNP, जो फैक्टर कॉस्ट पर, NNP मैंने बात कर दी है, फैक्टर कॉस्ट पर बिना टैक्स ऐड किए या फिर सब्सिडी को ऐड करके जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, वो आपके आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर, कारक लागत पर NNP ही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर NNP/FC। नेक्स्ट अपना सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? उद्योग, उद्योगों पर फोकस करना। तिरु औद्योगिकरण था दूसरी। कृषि पर था, प्राथमिक क्षेत्र पर था जो उद्देश्य, वो प्राइमरी प्रथम योजना का था। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सर्जित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियां को कम करती है क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां है। जो देयता है, लाइबिलिटीज को सर्जित करे। दोस्तों देयता का क्या मतलब हुआ? लाइबिलिटीज क्या हुई? जैसे आपने कोई कार खरीदी, ठीक है, अब कार खरीदने पर आपने जो पैसे दिए हैं कार के, जैसे आपने 5 लाख रुपए कार के दे दिए,
अब ये 5 लाख देने पर क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, परिवहन का तो फ़ायदा हुआ, लेकिन रुपए की दृष्टि से देखें तो आपको नुकसान हुआ। आपके तो रुपए गए हैं ना, 5 लाख रुपए। अब ये तो गए तो कोई बात नहीं, अब कार खरीदने पर इसकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई है। जैसे आप इस पे पेट्रोल डलवाएँगे तो खर्चा आएगा, ठीक है? इसका मेंटेनेंस करेंगे, आप रिपेयरिंग में इसका खर्चा आएगा, इसकी आप सर्विस कराएँगे तो खर्चा आएगा। तो यहाँ पर ये लायबिलिटीज़ आ गई आपके। कार को खरीदा उसके बाद आप पर और खर्चा आ गया, वो आपकी लायबिलिटीज़ है। एक होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटीज़ है। अब एसेट वो होता है जो आपको, जैसे आपने क्या किया, आपके पास जितने रुपए थे आपने उसकी एफडी करवा दी, तो उसका आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान थोड़ा ही हो रहा है। या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया अच्छे कंपनियों में, तो वहाँ पर फ़ायदा होगा। नुकसान कब होगा? ये लायबिलिटीज़ में आपको देता है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है देता में वो चीज़ का पेमेंट करने की, तो वो लायबिलिटीज़ है। तो सरकार की प्राप्तियाँ जो देयता सर्जित करती है, अब देयता यानी सरकार से धन जा रहा है, और वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है। वित्तीय परिसंपत्तियां कम कैसे? विनिवेश, सरकार ने अपना कुछ एसेट था उसमें कुछ परसेंटेज बेचा तो सरकार को प्राप्त हुआ ना, तो ये सभी पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगी। पूंजीगत थी, एक राजस्व प्राप्तियां थी, जो टैक्स से प्राप्तियां प्राप्त होती है वो राजस्व है। और जो सरकार के पास कोई ऐसी संपत्ति पड़ी है जिसको सरकार बेचकर पैसे प्राप्त करे, तो वो पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगी। और जो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होगा, आपको देयता सर्जित होगी, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी पूंजीगत प्राप्तियों में। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होगी? जब अचल संपत्ति को आप बेचेंगे, उससे आपको जो केस मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्ति। कंपनी के शेयर आपने बेचे, उनसे आपको पैसे मिले, आपको धन की जरूरत थी, आपके पास जो भी शेयर थे उनको बेच डाला। ऋण और बांड जैसे ऋण साधन के मुद्दे के माध्यम से आपने क्या किया? लोन ले लिया पैसों के लिए, पूंजी को प्राप्त करने के लिए आपने लोन लिया, या बॉन्ड लिया। बॉन्ड से आप जनता से पैसे लेते हो ना डायरेक्टली, जो भी चाहे उसको बॉन्ड को बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। और इन पूंजीगत प्राप्तियों से आपकी देनदारी बढ़ गई है। जैसे आपने लोन लिया तो आपकी लायबिलिटीज आ गई, उन पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो उससे देनदारी उत्पन्न होगी ना, ऋण लेंगे तभी। संपत्ति कम हो जाएगी, जैसे आपने क्या किया, विनिवेश करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके आपने प्राइवेटाइजेशन किया, उसको बेच दिया, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? ये मतलब हुआ, जैसे एक अपनी घरेलू मुद्रा है, जैसे रुपए हैं, 1 रुपये में कितने यूएस डॉलर है, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की वैल्यू क्या है? जैसे यूएस की घरेलू मुद्रा क्या है? डॉलर है। अब यूएस घरेलू मुद्रा के संबंध में यूएस वालों के लिए इंडियन रुपये की वैल्यू क्या है? तो 1 US डॉलर में लगभग 83 रुपये इंडियन रुपये है। तो घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा है, जिसे एक्सचेंज रेट बोलते हो, वो है दोस्तों मौद्रिक विनिमय दर। अगला है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? अब विकास की प्रक्रिया में स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ता है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपना बदलाव, कुछ न कुछ नया कौशल विकसित करके आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। जैसे बात करूं, पहले कृषि का योगदान, सबसे अधिक कृषि का योगदान था, और भारत की लगभग, जब औपनिवेशिक राज्य था, भारत में औपनिवेशिक राज था, यूरोपीय देशों का था, उस समय 85% निर्भरता है, 85% लोग खेती करते थे, 90%, 95% है वो निर्भरता कृषि पर थी। लेकिन अभी कृषि का योगदान कितना हो गया? 20 से भी कम आ गया। सेवा सेक्टर का योगदान ज़्यादा हो गया। कृषि का क्या हो गया? यहाँ पर अवसंरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, लोग और उद्योगों की तरफ जा रहे हैं, कृषि से हट रहे हैं। देश के विकास के लिए अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है कृषि का योगदान घटना। कृषि का योगदान घट रहा है क्योंकि यहाँ पर आधुनिकीकरण में लोग और ज़्यादा विकल्प खोज रहे हैं। संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास के दौरान अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवाएं, इसी तरह के सापेक्ष महत्व में इनमें क्या परिवर्तन आ रहा है? संरचनात्मक परिवर्तन में सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, संरचनात्मक सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है, कृषि का कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, व्यापार का शेष वह होता है, तो व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक है। आप निर्यात ज़्यादा कर रहे हो, यानी लोगों को, विदेशियों को अपना प्रोडक्ट बेच ज़्यादा रहे हो और विदेशियों से प्रोडक्ट कम खरीद रहे हो, निर्यात ज़्यादा कर रहे हो, यानी आपके पास धन ज़्यादा है, वो रह रहा है, बच रहा है। इम्पोर्ट आप कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, उस केस में आपका शुद्ध निर्यात हो जाएगा ज़्यादा, तो अनुकूल शेष रहेगा, इसे आप अनुकूल शेष कहेंगे। एक दोस्तों
निश्चित समयावधि में निर्यात और आयात बिल्कुल बराबर हो जाए, निर्यात और आयात इक्वल है तो बैलेंस हो गया, व्यापार शेष को संतुलित कहा जाएगा, वो संतुलित व्यापार शेष है, ये अनुकूल शेष है। यानी निर्यात ज़्यादा है तो अनुकूलन हुआ ना, विपरीत आपके थोड़ा ही रहेगा, अनुकूलित होगा। जब निर्यात आयात से अधिक होता है, तो निर्यात आयात से अधिक होता है, ये स्थिति व्यापार अधिशेष है, व्यापार में आपका अधिशेष हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं? तो उत्पादित हो रही तो उत्पाद विधि में, उत्पाद विधि में एक वर्ष की समय इकाई में टोटल कितना वस्तु या फिर सेवा है वो ऐड हुई है, उनका रेट वैल्यू क्या है, वो उत्पाद विधि है। आय विधि में देखेंगे, राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और कंपनी द्वारा उत्पन्न कर पूर्व आय है, टैक्स देने से पहले कितनी इनकम हुई है कंपनीज को, इंडिविजुअल को, वो आय विधि से होगा। इस आय विधि में मजदूरी, भवन आय किसी से प्राप्त हो, चाहे आप रेंट से हो रहे हो या फिर अपने धन से पूंजी पर ब्याज मिल रहा हो या फिर कंपनी आपने खोली, आप एंटरप्रेन्योर हो, उद्यमी हो और वहाँ से आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो भी आ जाएगा आपके आय विधि में। नेक्स्ट अपना सवाल है, किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी होती है या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है? ये दोनों ही दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी भी और प्रच्छन्न भी। मौसमी का मतलब ये हुआ जैसे ही ऋतु आती है वर्ष, अब क्या होता है गाँव में लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं। अब कृषि का समय रहा 4 माह, 4 माह तक तो उनको इनकम हुई, लेकिन मौसम गया है, वो ऋतु गई वर्षा की, उस केस में वो बेरोजगार हो गए, तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। 4 माह रोजगार, बाकी 8 माह बेरोजगार। अब एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब गांव में प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे? जैसे कृषि में, अब किसी के पास खेत है, मान लेते हैं किसी के पास 2 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, 2 हेक्टेयर का खेत है, उसमें 4 मजदूर का, उसमें 2 मजदूरी काफ़ी, मान लेते हैं उसमें 2 मजदूरी ही आपके किसान काफ़ी है, 2 किसान ही काफ़ी है उस खेती को करने में। लेकिन अब फैमिली की बात आई है, एक फैमिली में 5-6 सदस्य हैं, वो सभी उस 2 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं। अब काम जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोडक्शन तो उतना ही मिलेगा ना। खेती में ये 2 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसमें जो उत्पाद होगा वो तो फिक्स होगा, उसके उत्पाद जैसे 10 क्विंटल हो गया। अब 10 क्विंटल चाहे 2 आदमी काम करे चाहे 4 आदमी काम करे, प्रोडक्शन तो 10 क्विंटल ही निकलने वाला है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी जो आपको दिखती नहीं है, एक्चुअल में वो बेरोजगारी है। तो ये गाँव में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी भी और प्रच्छन्न दोनों। अब मौसमी बेरोजगारी ऐसा नहीं कि कृषि में ही हो, अब पर्यटक में भी मौसमी बेरोजगारी है। अब हमेशा 12 मंथ तो टूरिस्ट पैलेस पर जाते नहीं है, फिक्स इनका सीजन रहता है। होटल में भी जहाँ पर पर्यटक है वहाँ पर होटल में भी सेम सीन है, भोजन का प्रबंध, ये सभी उद्योग हैं कहीं ना कहीं मौसमी बेरोजगारी की चपेट में आते ही आते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आपको बता दी है, जहाँ पर ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करते हो, छुपे हुए रहती हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, बेरोजगारी में बहुत से टाइप है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें, चक्रीय या मांग में कमी के कारण बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जब वस्तु और सेवाओं की समग्र मांग में संपूर्ण देश में कमी होती है तो रोजगार कम हो जाता है। चक्रीय बेरोजगारी कब होगी? जब डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल लोग कोई प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहे, तो प्रोडक्ट कब क्यों बनाए? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाना कम कर देगी। अब कंपनी जब प्रोडक्ट बनाना कम करेगी तो वहाँ पर जो लेबर लगी हुई है उनको तो हटना पड़ेगा ना, तो वो चक्रीय या मांग की बेरोजगारी की चपेट में आ गई। ठीक है, जब मंदी का सीजन चलता है, जैसे कोरोना में क्या हुआ, चक्रीय बेरोजगारी हो गई। अब प्रोडक्ट लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे है ही नहीं, तो वह सारा चक्रीय बेरोजगारी हो गया। एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो इस संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या हुआ, जैसे पहले समय में कोई लेबर किसी कंपनी में काम करती थी, अब उस कंपनी में वो लेबर काम उस हिसाब से करती थी, लेकिन अब उस कंपनी में काम क्या हो गया, सारा डिजिटलीकरण हो गया, कंप्यूटर से काम होने लग गया, मशीनों से काम होने लगे। अब लेबर तो अपने हाथों से काम करती थी, उनको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी की चपेट में आ गया। तो ये दीर्घकालीन परिवर्तन है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है। उस केस में जो लेबर अनस्किल्ड है ना, वो अपना रोजगार खो देते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी में। संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति किसी रोजगार में लगा हुआ था, अब उस रोजगार को छोड़कर, पहले से लगा हुआ था लेकिन अपने मन मर्जी से छोड़ा कि मैं अच्छा दूसरा रोजगार में पकड़ दूंगा, लेकिन जब रोजगार छोड़ने पर तुरंत तो दूसरा रोजगार नहीं मिलेगा, बीच में जो गैप होगा उसमें वो क्या होगा, बेरोजगार होगा। जब रोजगार की तलाश कर रहा होगा उस समय वो बेरोजगार होगा, तो ये संघर्ष कर रहा है ना यहाँ पर। तो ये सभी बेरोजगार के कुछ टाइप्स हैं
जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा है, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। अब राजकोषीय घाटा है, इसका मतलब सरकार पर क्या है, उधार ज्यादा है, लोन ज्यादा है। राजकोषीय घाटा किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल राजस्व और किए गए कुल व्यय के बीच का अंतर है। जब राजस्व कम हो, व्यय ज्यादा हो तो आपको घाटा होगा, तो उधार का एक संकेत हो जाएगा वहां पर। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार है, उसे बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट में कोई भी गिरवी चीज नहीं रखी जाती है। अदर बैंक को पैसा चाहिए कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी और लोन ले लेगी, और कोई भी कोलेट्रल वहां पर जमा नहीं होगा। तो वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, कम समय के लिए लोन रहता है, अधिकतम अवधि 28 दिन तक वो लोन लेगी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो एक एक दिन की होती है, लेकिन बैंक रेट होती है 28 दिन तक, लंबी अवधि होती है थोड़ी बैंक रेट में। बैंक रेट में बैंकों को आरबीआई के पास कोलेट्रल रखना पड़ता है, जबकि बैंक रेट में नहीं, रेपो रेट में तो रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बनता है। अगला सवाल है, भारत में किस पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। जब योजना आयोग था, अभी तो नीति आयोग है, योजना आयोग जब था ना उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद था, अभी तो यहाँ पर नीति आयोग आया, तो ये काम की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता था, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता था, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना है, किस कारण विलंबित हो गई थी, डिले हो गई थी, लेट हो गई थी? आपको पता होगा 8वीं योजना से पहले गैप आ गया था 1990-92 में, जो एनुअल प्लान थी ना, तो उसका डिले का कारण था केंद्र में आर्थिक अस्थिरता, मंदी ज़्यादा थी, और वहाँ पर उदारीकरण की नीति आई, नियमों में ढील दी गई, बाहरी विदेशी पैसा है वो भारत में लाया गया 8वें प्लान में। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो आर्थिक अस्थिरता हो गई थी, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, इसलिए आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है, पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार के स्वामित्व में है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक है, इसकी स्थापना मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर है 1882 में ये नाबार्ड स्थापित हुआ है, 12 जुलाई 1882 को। देखिए नाबार्ड, ये गलती हुई है यहाँ पर, एक्चुअल में 1982 था, 1800 तो कहाँ था, 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है, और अध्यक्ष वर्तमान में श्री शाहजी केवी हैं। अब यहाँ पर नाबार्ड एक फिक्की भी है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है, ठीक है, फिक्की 1927 में स्थापित है। उनके फाउंडर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं, और नाबार्ड हैं जो भारत सरकार के अधीन आती हैं, 12 जुलाई 1982 को स्थापित है। अगला सवाल है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष किस वर्ष में थी? अधिकतम मुद्रास्फीति, अधिकतम महंगाई थी, वो 25.2% दर्ज की गई थी। भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष 1974-75 में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, क्योंकि कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गई थी, और साथ ही साथ खरीफ फसलें पहले खराब हो गई थी, तो 25.2% दर्ज की गई थी मुद्रास्फीति 1974-75 की ये बात है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। अब सार्वजनिक वस्तु है, सभी के लिए वस्तु है, तो सड़कें तो सभी के लिए है ना, आपकी थोड़ी ही पर्सनल, तो ये सड़कें उदाहरण हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड डॉमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल। अर्थशास्त्री के.एन. राज को इस योजना का वास्तुकार, आर्किटेक्ट माना जाता है। के.एन. राज ने पहली पंचवर्षीय योजना पर राज किया। हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार किया था, और 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन, मानव मॉडल के विकास को आधारित है, जिसमें एलपीजी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपना सवाल है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही है। उस समय देश की लगभग कितने फीसदी जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो पहले कृषि का योगदान था वो 85% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही अपनी आजीविका
चलाती थी। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की बात हो रही है, जो 1757 या फिर 1858 से 57 से अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, मुख्य रूप से ब्रिटिश जो शासन है। तो ये औपनिवेशिक काल 1757 से 1947 तक जो 85% जनसंख्या वो कहीं ना कहीं कृषि पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगी, जैसे कि पर्यटक स्थल, जो पर्यटन स्थल हो गया, या फिर होटल्स वगैरह है, कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर एक सीजन विशेष ही रोजगार रहता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट यहाँ पर ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति। जो ऋण देता है, लोन देने वाले के पास में जो ऋण ले रहा है, वो कुछ न कुछ सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराता है, गिरवी चीज़ रखता है, उसी के बदले उन्हें लोन मिलता है। जैसे ही वो ऋण वापस चुकाएगा ब्याज सहित, उन्हें अपनी समपार्श्विक चीज़ जो संपत्ति गिरवी रखी हुई है वो वापस मिल जाएगी। तो इसे कहा जाता है कोलेट्रल या समपार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान का अनुपात 1950-51 में जो 11.8% था, वो बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया है। तो भारत की जीडीपी में जो औद्योगिक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसका योगदान बढ़ा है 1950-51 से, लगभग डबल हो गया है, 11.8 से 24.6 हो गया है। ये तो आपकी सेकेंडरी सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। बात करूं मैं जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और उनसे संबंधित सेक्टर हैं, उनमें कितना कुछ रेट है, जीडीपी में कितना योगदान है इकोनॉमी में। तो जैसे 1960-61 में 47.6% कृषि सेक्टर था, उससे संबंधित और सेक्टर थे। 1970-71 में ये हो गया कम, धीरे धीरे 41.7। 1980-81 में 35.7 हो गया, और कम हो रहा, 90-91 में 29.5 हो गया, 2000 में 22.3 हो गया। तो कृषि क्षेत्र आप देखिएगा धीरे धीरे 2010-11 में 14.4 हो गया, कितना कम हो चुका है। 2022-23 में कृषि और सहयोगी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा है दोस्तों 18.3%। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, किसका उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो पैसे की डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट नियंत्रण होता है। क्या होता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट नियंत्रण। किस टाइप से आप क्रेडिट को, लोन को कंट्रोल करेंगे, डिमांड सप्लाई को आप कंट्रोल करेंगे। तो क्रेडिट नियंत्रण खराब ऋण के जोखिम को कम करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को दिए जाने वाले क्रेडिट की निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 57 है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला आपको पूछा, तो CGI क्या हो जाएगा, CGI। अब C का मतलब होता है कंजप्शन, जो घरेलू खपत है, G यानी गवर्नमेंट खर्च जो करती है, सरकारी व्यय करती है वो, I यानी निवेश व्यय है, NX शुद्ध निर्यात है। तो ये राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला, पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय को फैक्टर कॉस्ट पर NNP के रूप में आप बताते हो, और ये राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है। राष्ट्रीय आय में उत्पादन के कारक की बात करें तो राष्ट्रीय आय में उत्पादन के कारकों में किराया है, जो रेंट है, मजदूरी है, ब्याज है और लाभ है, ये उत्पादन के कारक हैं। और ये कारक कहाँ से हैं, श्रम से आपको मिल जाएगी मजदूरी, पूंजी से आपको मिल जाएगा ब्याज, भूमि से आपको किराया मिल जाएगा, उद्यमशीलता से आपको मिल जाएगा लाभ। तो ये चीजें हैं जिनसे राष्ट्रीय आय में योगदान रहता है, इनके ये कारक है। अगला सवाल है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। 2012 में 12वीं योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट वन, निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब निजी क्षेत्र की कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना है तो होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई पब्लिक सेक्टर के लिए काम थोड़ी करेगी। निजी क्षेत्र की संस्था, उसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। नेक्स्ट सवाल है, बेरोजगारी किसके लिए औद्योगिक विकास का एक पूर्व शर्त है। बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। यानी बेरोजगारी को हटाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर मजदूरों की, लेबर की आवश्यकता रहेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी के उन्मूलन, एराडिकेशन या फिर हटाने के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व कंडीशन है। नेक्स्ट सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना परसेंटेज की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। तो ये अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था लगभग 8.2%
वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना। तो 8% के आसपास विकास दर हासिल करना लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अब जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं उनका लक्ष्य देख लेते हैं, लक्षित वृद्धि कितनी है और विकास दर इन्होंने कितनी प्राप्त की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था 2.1% का, लक्षित जो वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, लेकिन प्राप्त उससे ज़्यादा हो गई 3.6%। कृषि को प्राथमिकता दी। दूसरी पर लक्षित वृद्धि दर थी 4.5% और वास्तविक विकास दर निकल के आई 4.27%, थोड़ी कम रह गई। दूसरी में 4.27 वास्तविक, पहली में 3.6 वास्तविक। तीसरी में लक्षित वृद्धि दर थी, जो टारगेट था 5.6 का, मिला कितना 2.4, बहुत कम। नेक्स्ट यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में टारगेट था 5.6 का, चौथी में भी, तीसरी में भी 5.6, फिर चौथी में हासिल करने की कोशिश की और इसमें थोड़ा और ज़्यादा मिला, 2.4 के सापेक्ष 3.6 मिल गया। पांचवी में 4.4 था और मिला कितना 4.8, ज़्यादा मिल गया, सक्सेस हो गई। छठी में 5.2 था, 5.7 हो गया, यहाँ पर ये भी सक्सेस, छठी 5.7 हो गई। इसी प्रकार देखें तो सातवीं में लक्षित वृद्धि दर थी 5 और मिल गया 6। आठवीं में लक्षित 5.6 थी, मिल गया 6.8। नौवीं में लक्षित 7.1 और वास्तविक 6.8, कम रही। 10वीं में लक्षित 8.1 और वृद्धि हुई वास्तविक वो 7.6 हुई। 11वीं में लक्षित थी 9, वास्तविक 8। अब 10वीं 11वीं 12वीं तीनों से इंपॉर्टेंट सवाल आते ही आते हैं। 10वीं में लक्षित था 8.1, मिला 7.6। 11वीं में लक्षित 9, मिला 8। 12वीं में पहले 9% लक्षित था, फिर यहाँ पर 12वीं योजना के लक्ष्य 8% किया गया। नेक्स्ट अपना सवाल है, राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। यानी खर्च ज़्यादा हो रहा है, प्राप्त कम हो रहा, तो वहाँ पर घाटा ही होगा ना, राजस्व घाटा। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, जितना उनको प्राप्ति हो रही है उतना ही वो खर्च करे तो वो संतुलित बजट हो जाएगा, जितना उनके पास है पैसे वही खर्च करें। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट, मतलब जीएसटी आप इनडायरेक्टली पे करते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो उसमें जीएसटी की रेट इंक्लूड है और जिसने उसको उस प्रोडक्ट को बनाया है तो वो जीएसटी पे कर रहा है। अब अप्रत्यक्ष कर है, इसके अन्य उदाहरण कौन से हैं? जैसे पहले 17 टाइप के टैक्स थे और उन सभी को मिलाकर जीएसटी कर दिया। जैसे सेल्स टैक्स पहले अलग था, वो अप्रत्यक्ष कर है। सर्विस टैक्स जो अभी जीएसटी में शामिल है। वेट है जो वैल्यू एडेड टैक्स है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है जिन्हें अभी मिला जुला रूप आप जीएसटी बोलते हो। आपको बता दूं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर में आपकी इनकम जो आप अपनी आय पर टैक्स पे कर रहे हो वो आय कर है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर, जो कंपनीज पेमेंट करती है। जो अपने एसेट पर टैक्स लगता है, संपत्ति पर, वो संपत्ति कर है। कैपिटल गेन टैक्स, जैसे शेयर मार्केट पे आपने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए तो उस पर जो आपको लाभ मिलेगा उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लाभ पर। गिफ्ट टैक्स, आप उपहार कर देते हो। विरासत कर है, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आपको अप्रत्यक्ष का पूछा तो उसमें विकल्प था जीएसटी। व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर व्यक्तिक प्रयोज्य आय है, इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है। तो आपकी व्यक्तिक प्रयोज्य आय कौन सी है? आपने घरेलू उपभोग है, घरेलू जो चीज़ों का उपयोग जो हो रहा था, खर्च कंजप्शन है, घरेलू उपभोग है। साथ ही साथ आपकी जो बचत और जो इनकम टैक्स जो आपने पे किया है उसके बाद आपके पास जो बच जाएगा वो है व्यक्तिक प्रयोज्य आय है। आपकी जो बचत और आयकर के लेखांकन के बाद कुछ आपने घरेलू उपभोग में, कुछ सेविंग में डाल दिया, कुछ इनकम टैक्स में, तो फिर कितना बचा वो व्यक्तिक प्रयोज्य आय है। एक तरीके से जब भी आपको डिस्पोजेबल इनकम का पूछना, आप कहेंगे टैक्स के बाद आपके पास जो धनराशि बच जाती है व्यक्तिगत आय से, प्रत्यक्ष करों का, डायरेक्ट टैक्स जो आपका इनकम टैक्स होता है विशेषकर, वो माइनस कर दे तो उसके पास जो बची आय है वो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। और एक व्यक्तिगत आय रहती है, यानी टैक्स से पहले ग्रॉस उसके पास कितने रुपए इनकम हुई है और फिर टैक्स के बाद है वो डिस्पोजेबल, टैक्स से पहले है वो पर्सनल इनकम है, टोटल इनकम। नेक्स्ट, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? वो दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी है, वो परछन बेरोजगारी है। वो कृषि में परिवार के लोग जब काम करते हैं तो पूरे के पूरे करते हैं, भले ही उसमें 2 की जरूरत हो, 4 की हो, 6 की हो, तो वो जरूरत तो कम की है, ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो परछन बेरोजगारी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 और 11वीं 7 से 12, फिर 12 से 17 12वीं योजना।
नेक्स्ट अपना है कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र, यहाँ पर डबल 3-4 बार आ गया, NSS तो हो जाएगा। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, आप ऐसा थोड़ा ही किसी को गन बेच दोगे, ठीक है, रक्षा सामान, ऐसा का थोड़ा ही किसी को बम या फिर किसी को ऐसी आर्मी में काम आ रही, जो सेना में काम आ रही प्रोडक्ट को बेच देंगे, उपभोक्ताओं को तो डायरेक्टली थोड़ी बेच सकते हो। तो ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? यानी कोई इंडिविजुअल उसको नहीं खरीद सकता है और सरकारी वस्तुएं हैं और सभी के लिए वो काम में आती है, तो वो है दोस्तों सार्वजनिक वस्तुएं। क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं। नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछा कौन सी नहीं है, तो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 प्रकार का इन्होंने वर्गीकरण किया है CPSE ने, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। इनके द्वारा 3 अलग अलग श्रेणी है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। इनके अंतर्गत जितने भी कंपनीज है वो पब्लिक सेक्टर की कहीं ना कहीं। महारत्न में वर्तमान में 13 कंपनी है, नवरत्न में वर्तमान में 14 कंपनीज है। तो महारत्न और नवरत्न की ओर नजर दौड़ाते हैं, यहीं से विकल्प है ONGC, सेल, भेल, ये सभी महारत्न ही है। महारत्न जो 13 कंपनी है, ONGC है, सेल, भेल ये भी है। तो NTPC महारत्न है जो पब्लिक सेक्टर की है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है महारत्न। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। कोल इंडिया लिमिटेड CIL। इसके बाद गैल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है जो। नेक्स्ट यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया, ये भी है ध्यान रखना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 महारत्न कंपनीज हैं और 14 नवरत्न कंपनी कौन सी है? बेल, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बेल। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NLC इंडिया लिमिटेड, NLCIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। विनिर्मित वस्तु या वस्तुओं का निर्यात, आपने किसी उद्योग में, इंडस्ट्री में वस्तुओं का निर्माण किया, उसका फिर आप बेच रहे हो, किसी अदर कंट्रीज में निर्यात कर रहे हो, बिजनेस व्यापार वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, वाणिज्य। तो ये क्या है? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात क्या बढ़ाएगा? व्यापार को बढ़ाएगा ना। विनिर्मित वस्तु का आप निर्यात कर रहे हो तो ये आपका ट्रेड है, वाणिज्य है, इसको बढ़ाएगा ना, फैलाएगा ना। तो विनिर्मित वस्तु का निर्यात फैलाता है ट्रेड को। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है? करेंसी नोट है, सिक्के हैं, ये कागजी मुद्रा है। इसे दोस्तों और कानूनी निविदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानूनी निविदा। एक दोस्तों फिएट मनी टर्म आता है, जितने भी करेंसी हैं आपके पास, जैसे इंडिया में जो जितने भी रुपये है या फिर सिक्के वगैरह है ना, वो फिएट मनी है। $, भी फिएट मनी है। फिएट मनी का मतलब ये हुआ कि जैसे रुपये जिस भी कागज़ से बना हुआ, उस कागज़ का रेट नहीं है, उस कागज़ का रेट नहीं है उतना, लेकिन फिएट मनी का मूल्य उस सामग्री से निर्धारित नहीं होता जिससे इसे बनाया गया है। ये एक प्रकार की मुद्रा है जिसे सरकार द्वारा कानूनी निविदा घोषित किया गया। सरकार ने घोषित किया तो इसलिए इसकी वैल्यू है, सरकार के द्वारा ये कानूनी निविदा है। तो कागजी मुद्रा, कानूनी निविदा, लेकिन इसका कोई आंतरिक या निश्चित मूल्य नहीं होता है। तो इस कागज का खुद का कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सोने या चांदी जैसी किसी मूर्त संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि जितना सोना है उतनी करेंसी है तो भारत में, वो तो एक फिक्स अभी कर दिया। भारत जिस सिस्टम पर काम करता है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो भारत आपके RBI करेंसी नोट प्रिंट करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर करती है। मतलब ऐसा है कि 200 करोड़ रुपए उनके पास होने चाहिए, 200 करोड़ का एसेट होना चाहिए। 200 करोड़ में आपके 115 करोड़ का तो गोल्ड है और बाकी जो मिनिमम गोल्ड 115 करोड़ है, बाकी बची हुई आपकी फॉरेन करेंसी है, उनके पास वो रिजर्व होना चाहिए। तो ये मिनिमम रिजर्व है, इतना रिजर्व है तो वो नोट छाप सकते हैं कितने भी उनके अकॉर्डिंग। ज़्यादा छापेंगे उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ज़्यादा नोट सर्कुलेट होंगे तब, क्योंकि ज़्यादा जब नोट सर्कुलेट होंगे उस केस में लोगों की डिमांड बन जाएगी, चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे। अब ज़्यादा लोग कोई चीज़ खरीदेंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो अपने आप नोट की वैल्यू वो कम हो जाती है।
तो इसके पीछे जैसे भी नोट प्रिंट होता है उसके पीछे ये जरूरी नहीं कि जितना नोट प्रिंट हो रहा है उतना गोल्ड वहाँ पर रिजर्व रखा जा रहा है। तो भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर काम करता है, तो ये फिएट मनी होती है एक तरीके से। नेक्स्ट अपना सवाल है, कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो ये 12वीं है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना है किस वर्ष की समय अवधि को ध्यान में? अब राष्ट्रीय आय की गणना जब भी करते हो जीडीपी वगैरह, वो एक वर्ष की समय अवधि को देखा जाता है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। मूलभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। उनका जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तो आप काम करोगे कहाँ पर? जब सहायक सुविधाएं आपको मिलेगी ना, सुविधाओं के अलावा कोई बिजनेस आपको स्थापित करना है तो आपको पहले ज़मीन चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर उस फैक्ट्री को आपको स्थापित करना है तो पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, अलग पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तभी उस पर आप प्रोडक्शन कर पाएंगे किसी का भी। नेक्स्ट अपना सवाल है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी और जीडीपी दोनों ही अलग अलग है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी भारत के लोग चाहे भारत में व्यापार कर रहे हो चाहे विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन वो भारत का व्यक्ति है तो उसके द्वारा टोटल उत्पादित वस्तुओं की जो वैल्यू है वो जीएनपी हो जाएगी। जीएनपी देश के निवासियों के स्वामित्व वाली सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जो देश के निवासी उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो, वो डिपेंड नहीं करता। तो जीएनपी होगा देश के निवासी, और जीडीपी में देश की सीमा में। अब निवासी नहीं डिपेंड करता जीडीपी में, देश की सीमा में, भारत के भीतर बाउंड्री में विदेशी कंपनी कर रहे हो, भारत के लोग कर रहे हो, प्रोडक्ट उत्पादित भारत की बाउंड्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जीडीपी और जीएनपी में मेजर डिफरेंस है। ऋण एक का निर्माण करता है क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। ऋण क्या होता है? लोन लेते हैं ना, लोन। तो लोन लेने पर आपकी क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज बन जाती है। लाइबिलिटीज क्यों बनेगी? क्योंकि देता आप उसको वापस देंगे, और वो वापस देंगे तो लोन लेने पर आपको फायदा थोड़ा ही होगा, आपको तो उस पर ब्याज और देना पड़ेगा। लोन लेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज क्या है कि आपको ब्याज सहित उसको वापस देना, वो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। देता आप बन जाते हो। व्यक्ति कंपनी का बकाया होती है जो आमतौर पर धन की एक राशि होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है? किसी व्यक्ति या कंपनी का एक बकाया होता है जो आमतौर पर धन की एक राशि होती है। बकाया है, कहीं ना कहीं आपको उसको चुकाना है। जैसे आपने गाड़ी ली तो गाड़ी के अदर खर्चे आपको देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटीज बन गई, तो ये देयता बन गया। लोन भी एक लाइबिलिटीज है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? सभी की मैंने बता दी। छठी की लक्षित थी दोस्तों 5.2, प्राप्त की 5.7, ज्यादा की तो सक्सेस हो गया। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो ये एक प्रकार का बोझ है। तो यहाँ पर बात हो रही है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है, यदि आपने, सरकार ने लोन लिया और लोन लेने पर भी उनका क्या है, आउटपुट नहीं आया, आउटपुट निर्गत में वृद्धि, भविष्य में बोझ की बात हो रही है ना। बोझ कब होगा? जब आपको जितना, आप जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेकर और आपके उसमें बिजनेस में लॉस हो गया, अब लोन के तो ब्याज देना ही देना और साथ ही साथ उस लोन का भी लॉस हो गया, तो आउटपुट में वृद्धि है वो कम होगी। आउटपुट में, निर्गत में, कोई चीज़ लोन लेंगे तो उसमें आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्शन की वृद्धि ना हो तो एक प्रकार का वो क्या है, बोझ तो है। तो यहाँ पर प्रोफेसर ईडी डॉमर के अनुसार सार्वजनिक ऋण के बोझ को कुल राष्ट्रीय आय के कुल ऋण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी सार्वजनिक ऋण का भार है ना, वो सार्वजनिक ऋण बत्ता राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर यदि राष्ट्रीय आय की कुल राशि स्थिर रहती है और सार्वजनिक ऋण की कुल राशि बढ़ जाती है तो ऋण का बोझ बढ़ जाएगा। ये ऋण का भार है। राष्ट्रीय आय स्थिर है और ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है, कोई भी भाग में ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी जो भी एक्स है, और नीचे की वैल्यू फिक्स है तो आपका क्या है, वो चीज़ बढ़ेगी, तो यहाँ पर ऋण का भार बढ़ जाएगा। और इस केस में होना क्या चाहिए? इस केस में ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय है ना वो बढ़े और ऋण कम हो, तो वहाँ पर भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस क्या होती हैं? यानी नेटवर्थ, किसी भी चीज आपको पूछ ले आपकी नेटवर्थ कितनी, नेटवर्थ कितनी है, ठीक है, नेटवर्थ कितनी है, यानी आपके पास कुल संपत्ति कितनी है, एसेट कितना है। तो कुल संपत्ति में, नेटवर्थ में हमेशा जो भी आपके पास एसेट है ना उनमें से लायबिलिटीज को माइनस करना है। जैसे कि आपके पास रुपए तो पड़े हैं 1 लाख, लेकिन उनमें से 10,000 का आपने लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो आपके 1 लाख थोड़े ही देंगे, लोन भी आपको वापस चुकाना, लाइबिलिटीज तो आपको वापस देना, लोन तो आपको वापस देना जो लोन ले रखा है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो नेटवर्थ कितनी हो गई, एसेट है उनमें से आपकी जो भी लाइबिलिटीज बनती हैं उनको आपको माइनस करना है, देता को माइनस करना जिसको देना है ना। 2016 में भारत सरकार द्वारा
किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। डेट याद होगी दोस्तों, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ। यहाँ पर 500 और 1000 रुपये के नोट है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए। अब यहाँ पर करेंसी की बात हुई है तो बात करें नोटों की। 1 रुपये का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। जब 1 रुपये की वैल्यू का चाहे नोट हो या सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते, लेकिन जब 1 रुपये से ऊपर की बात आती तो फिर आरबीआई गवर्नर के वहाँ पर हस्ताक्षर मिलेंगे। 1992 से एक भारतीय रुपये के सिक्के स्टेनलेस स्टील से ढाले जाते थे। 1992 से एक भारतीय रुपये के सिक्के स्टेनलेस स्टील से ढाले जाते थे। अब सबसे बड़ा मूल्य की बात करें, 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने के लिए 150 रुपये के सिक्के जारी किए गए थे। और 2012 में तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर के 1000 साल के इतिहास की स्मृति में 1000 रुपये का भी सिक्का जारी हुआ था, ध्यान रखना। संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से 15 आधिकारिक भाषाएं भारतीय मुद्रा नोटों पर दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उनमें से आपकी करेंसी नोट पर 15 भाषाएं देखने को मिलेगी। ठीक है। रुपये का प्रतीक होता है ये वाला, ये आप रुपये के प्रतीक देखते हो ना, ये वाला, ये 2010 में आया था रुपये का प्रतीक। इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। रुपये का प्रतीक ये जो रुपये है इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये प्रतीक देवनागरी अक्षर र और लैटिन अक्षर आर के संयोजन से बना है। आपने कहा कि विमुद्रीकरण हुआ तो 500 1000 के नोट बंद हुए, उसके स्थान पर नए वाला नोट आया, 2000 का आया, 500 का नया नोट आया। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये जो नई करेंसी है या फिर वर्तमान में जो भी चलन वाली करेंसी है उसकी कितनी डायमेंशन है, हाइट विड्थ से सवाल आ जाता है, उनका कलर क्या है, उन पर नज़र दौड़ाते हैं। जैसे कि 2000 का सबसे बड़ा नोट है अभी वर्तमान में, उसकी हाइट और विड्थ की बात करें तो 66 mm उसकी हाइट है, 166 mm उसकी विड्थ है। तो 66 × 166 है तो 2000 का नोट है वो। और 500 रुपये के नोट में हाइट सभी नोटों की मैं आपको बता दूं, ये वाली जो हाइट है ना ये इक्वल है। बात होगी आपकी विड्थ की, वो कम ज़्यादा। 2000 का नोट थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। 500 रुपये का नोट है ये 150 सेंटीमीटर तक ही आ जाएगा। 500 का नोट 150, ये 2000 का 166 mm, सॉरी सेंटीमीटर नहीं mm, 166 mm है। 2000 का 500 का नोट 150 mm में, 66 तो है ये। 200 का नोट है वो इससे कम और कर दिया, 146 में आ जाएगा 200 का। तो 166 फिर 150 और 200 का 146। अब जो 100 रुपये का नोट है ना वो 66 mm तो है ही है, वो आ गया 142। और 50 रुपये का नोट है ये 66 mm तो है ही है, ये आ गया 135 पर। और 20 रुपये का नोट है ना ये 66 mm पर नहीं है। 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट ही 66 mm की है दोस्तों हाइट में। और 20 रुपये का नोट है दोस्तों वो 63 mm का, 66 से भी कम हो गया, पहले 66 था इससे कम हो गया, ये आ गया 63 का। और 20 रुपये का नोट 129, जो इसकी लेंथ है वो 129 है, 135 से कम है। और 10 रुपये का नोट भी 63 mm का है और वो 123 mm का है। हाइट और विड्थ रेशियो है 63, 123, 63, 129 है, 20 और 10 का। तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। बाकी 200 रुपये के नोट के पीछे आपको मिलेगा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। 10 रुपये के नोट के पीछे आपको मिलेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप, 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट के पीछे 20 एलोरा। तो 10 सूर्य का प्रकाश कितनी गुफाओं पर जाता है? 20 गुफाओं पर। फिर यहाँ पर 50 रुपये में आपको पता हम्पी की रथ कर्नाटक में 50 रुपये के नोट पर। 100 पर आपको मिलेगा रानी की वाव जो गुजरात में है बावड़ी। 500 रुपये के नोट पर आपको लाल किला मिलेगा। 2000 के नोट पर आपको मंगलयान मिलेगा। 200 के नोट पर आपको सांची का स्तूप मिलेगा। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 84 देखते हैं। किस बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई? किस बजट में बजट घाटा दिखाना ही बंद कर दिया? तो 1997-98 के बजट में। किस बजट से? तो 1997-98 के बाद भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी। कब की? जब 1997-98। अब बताओ कमेंट करके किसका जन्म हुआ 1997 में, किसका बर्थडे 1997 में आती है, इससे आपका थोड़ा रिलेट कर पाएंगे आप। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। अब आपको बताऊं, रेल बजट और आम बजट पहले अलग अलग पेश हुआ करते थे, इसको मर्ज किया गया। घोषणा हुई 21 सितंबर 2016 को। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी मिली। और नेक्स्ट जो 1 फरवरी 2017 का पहला संयुक्त बजट आया है जिसमें रेलवे बजट और आम बजट एक साथ में था, वो 2017-18 का बजट था। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा जो एकवर्ष समिति की सिफारिश पर हुई थी लागू, वो 1924 में हुई थी कि रेलवे का अलग बजट पेश हो एकवर्ष समिति की सिफारिश पर। लेकिन 2016 में घोषणा के बाद 1 फरवरी 2017 के बजट में इसको साथ में पेश किया गया। संविधान में जो बजट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में आपको उल्लेख मिलता है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं 85। अर्थशास्त्रियों के अनुसार
एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। गरीब राष्ट्र की प्रगति के लिए उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? उद्योगों में होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र जरूरी है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेवा किसकी करेंगे? सेवा क्षेत्र तो प्रोडक्शन पर ही डिपेंड है पूरा। नेक्स्ट अपना है एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? अब पूंजी खाते की बात हो रही तो पूंजीगत बजट हो जाएगा, ठीक है। राजस्व की बात होती तो राजस्व बजट होता। तो पूंजी खाते में परिसंपत्ति जो एसेट है और देयताओं से संबंधित है, तो ये पूरा पूंजीगत बजट का। इससे पहले भी अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर चुके हैं। पूंजी बजट में पूंजी प्राप्तियां होगी। पूंजी प्राप्तियों में कैसे? जैसे आप लोन ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगी? पूंजी मिलेगी। आपने किसी चीज़ को बेचा है, कंपनी गवर्नमेंट ने अपनी कोई भी एसेट को बेचा है तो उनको भी क्या मिलेगा? विनिवेश किया है, प्राइवेट को बेच दिया है, कुछ परसेंटेज हिस्सा बेचा, उसे विनिवेश कहते हैं। पूरा नहीं बेचना, कुछ परसेंटेज बेच दिया है तो उससे भी पैसे मिलेगा, वो भी पूंजी प्राप्ति है, ठीक है। और पूंजी प्राप्ति के साथ साथ पूंजीगत व्यय भी होते हैं इसमें। पूंजीगत व्यय जैसे कि संपत्ति निवेश का सर्जन है, आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर व्यय तो होगा ही, कुछ संपत्ति आप खरीद रहे हो वहाँ पर व्यय होगा। तो ये सभी शामिल होते हैं पूंजी बजट में, पूंजी प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। राजस्व बजट में क्या होता है? राजस्व बजट अधिक, अब दो अधिक होता है। एक राजस्व बजट यदि अधिक हो जाए, एक पूंजीगत बजट अधिक हो जाए। जब राजस्व बजट अधिक होता है तो वृद्धिशील अर्थव्यवस्था। जब राजस्व बजट अधिक है तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या है? वृद्धिशील है, क्योंकि वहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा है, राजस्व व्यय कम है, और वो वृद्धिशील अर्थव्यवस्था को बताती हैं। यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी बजट में अधिक की स्थिति है, पूंजी बजट ज़्यादा हो गया, उस केस में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो? चीज़ों को बेच रहे हो, लोन ज़्यादा ले रहे हो, तभी आपके पास पूंजी आ रही है। तो अर्थव्यवस्था को पिछड़ रही है, पूंजी ज़्यादा मिल रही है, मतलब लोन ज़्यादा ले रहे हो, तो उस केस में आपका पैसा थोड़ा ही, वो आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएगी। लोन लेंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी? लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो ये पूंजी प्राप्तियाँ का एक नुकसान है। पूंजी प्राप्तियाँ में सरकार की वे प्राप्तियाँ जो देनदारियों का सर्जन करती है। बिल्कुल, पूंजी आप प्राप्त करेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज़ बनेगी। आप लोन लेंगे तभी पूंजी मिलेगी, तो लोन लेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी ना, आपको वापस देना लोन। वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती। बिल्कुल, आप पूंजी प्राप्ति कब करेंगे? जो कब जब कोई प्रोडक्ट आप बेचेंगे, जब आप कोई चीज बेचेंगे, आपकी गवर्नमेंट के पास कोई एसेट था उसको बेचा है तो परिसंपत्ति तो कम करेगा ना पूंजी प्राप्ति। जैसे बाजार, उधार, ऋण, लोन, ये विनिवेश सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों का अच्छा खासा कंसेप्ट यहाँ से आपका कवर हुआ है। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां होती है। राजस्व प्राप्ति में आप टैक्स से वसूल करते हो, ये राजस्व प्राप्तियां है। नेक्स्ट अपना सवाल है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, मूलभूत जीवन स्तर में क्या आता है? भोजन, रहना, खाना, यही आता है। तो जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो, कि आपको भोजन भी नहीं मिल रहा है, खाने की भी व्यवस्था नहीं, आश्रय की भी, आवास की भी, उस केस में इसे आप निरपेक्ष निर्भरता कहेंगे, कि इसके सापेक्ष में गरीब हो, कि मेरे को भोजन, मतलब निरपेक्ष कब हुआ? जब आपको मूलभूत चीजें नहीं मिल रही तो वो निरपेक्ष निर्भरता हो जाए। मूलभूत चीजों से भी आप वंचित हो, और बड़ी बड़ी चीजों में तो वो तुलनात्मक रूप से हो जाएगी, लेकिन मूलभूत चीजों से ही वंचित हो, इसका मतलब निरपेक्ष निर्भरता है वो। व्यय पत्ति में जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा प्राप्त सभी अंतिम व्यय का कुल योग। अब व्यय पत्ती है तो व्यय टोटल कितना हुआ उनका योग करेंगे। ऐसा अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगारी के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी है। जो काम से ज़्यादा, जितने लोगों की जरूरत है नहीं उससे ज़्यादा लोग काम करते तो वो छिप जाता है, जो कृषि में देखने को मिलती है, बता चुका है इससे पहले भी। दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो बजट का कार्य राज्य और संघ का विवरण प्रदान करना नहीं, गाँव का ब्यौरा उपलब्ध करना बिल्कुल नहीं, राज्यों के नाम प्रदान करना ऐसा तो है ही नहीं। बजट का मतलब सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। 1990, 91 और 91-92 में पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में ये दो गैप आ गए थे? तो ये दोस्तों 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 और 8वीं शुरू हुई 92 से 97। तो इनके मध्य ये एनुअल प्लान आ गया था 7वीं और 8वीं के मध्य। नेक्स्ट सवाल है आपके, कौन देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? आरबीआई है। बैंकों के बैंकर, बैंकों का बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अंतिम ऋणदाता है, अंतिम रूप से लोन देगा आरबीआई आपको। आरबीआई के बारे में अब फैक्ट देख लेते हैं। जब 2 सवाल आरबीआई के बारे में आ ही गए हैं तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई है। कब हुई है? 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे पहले एक सवाल पूछा गया था, पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो मूल मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में था। 1937 में इसे शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। आरबीआई वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। आरबीआई का एक्ट 1934 वाला है, 34 वाला, ठीक है। 1935 में स्थापित, 1934 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ। आपको पूछ ले आरबीआई का
राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो भारत सरकार के कंट्रोल में आ गई आरबीआई, तो राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल होता है आरबीआई में, और 4 इसके निदेशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य भी होते हैं जो क्षेत्रीय हितों और सहकारी स्वदेशी बैंकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरबीआई को दोस्तों बैंकर्स बैंक कहते हैं। आरबीआई को साख संरक्षण, क्रेडिट का कंट्रोल करने वाला भी कहा जाता है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है। आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिंट स्ट्रीट कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। करेंसी बिल्डिंग कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बीबीडी बाग डलहौजी स्क्वायर में 19वीं सदी की प्रारंभिक इमारत है करेंसी बिल्डिंग। ये इमारत सबसे पहले 1833 में आगरा बैंक की कलकत्ता शाखा के लिए बनाई गई थी और 1935 से 1937 तक आरबीआई इस इमारत में अपने पहले केंद्रीय कार्यालय के रूप में काम किया है। तो आरबीआई की जो करेंसी बिल्डिंग रही है पश्चिम बंगाल कोलकाता में, जहां पर 35-37 के दरमियान केंद्रीय कार्यालय के रूप में काम किया है, ये सभी। नेक्स्ट अपना आरबीआई में वर्तमान में गवर्नर है ना, वो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो 18 में बने हैं। अगला सवाल है, एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है, वो मुक्त व्यापार है। जहां पर आप आयात और निर्यात वो कंट्रोल नहीं करती है, ऐसी व्यापार नीति जहां पर आयात निर्यात प्रतिबंधित नहीं होते हैं, वो फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार है। मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखी अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में फ्री ट्रेड के बारे में बात की गई है, एडम स्मिथ ने की है। अंतिम सवाल, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? अब 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक चले हैं। तो सभी 12 पंचवर्षीय योजना से बार बार सवाल एसएससी में आए, तो इनसे आपकी कम से कम एसएससी जीडी 2024 एग्जाम में एक सवाल, यदि ये वीडियो ध्यान से आपने पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट सही समझने की कोशिश की है तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े हुए और भी वीडियो देखने के लिए, एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित पूरा एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। न्यू कैंडिडेट इसकी पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से नहीं करते हो, डायरेक्टली टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो @trendgk। और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो कैंडिडेट दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है, वहाँ पर पास प्रो सेलेक्ट करके अप्लाई कूपन में टीटीजी के यूज़ करना है कूपन कोड और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो, जहाँ से प्रीवियस ईयर के सारे मॉक फॉर्म में पेपर आपको मिल जाएंगे और उन पर आधारित टेस्ट मिल जाएंगे। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं मॉक टेस्ट बेहद आवश्यक है। आप डेमो वीडियो की लिंक चेक कर सकते हो, कैसे आपको मॉक टेस्ट लेना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।